देखिए 51वां क्वेश्चन है, वो राजस्थान में 3,17,121 किलोमीटर की विशाल सड़क नेटवर्क है। मतलब टोटल सड़क का नेटवर्क कितना? 3,17,121 किलोमीटर। ये सड़क वाली बात आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो ना, तो कहने का मतलब ये विशेषता वाला जो टॉपिक है, इससे पूरी इकोनॉमी को कर सकते हो, तो सब क्षेत्र हैं भाई। इसमें कोई सा भी एक भी क्षेत्र इसमें बचा नहीं है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो सारे टॉपिक को कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं कि 3,17,121 वर्ग किलोमीटर का नेटवर्क है, जिसमें सड़क का घनत्व है ये 100 वर्ग किलोमीटर पर निकलता, वर्ग किलोमीटर पर। तो कितना है? 92.66। कितना है? 92.66। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आगे अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगा ना, तो उसमें उसकी डिटेल आ जाएगी। ये एक बार सारी ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारी की सारी क्या हो गया, छोटी छोटी चीजें सारी आ गई। अगला, हर घर में नल के माध्यम से, हर घर में नल के माध्यम से सभी घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 आया। वैसे तो जल जीवन मिशन है, सुन लो। अमृत 1.0 जो था ना, 1.0 अमृत योजना जो थी 1.0, वो अमृत योजना 2015 में जो शुरू हुई, वो तो एक्चुअली किसके लिए थी कि भाई मध्यम शहर नहीं थे क्या? मध्यम, जैसे सबसे पहले राजस्थान के 29 शहर थे। कितने थे? 29। उन 29 शहरों में आपका सीवरेज की व्यवस्था करना, सौंदर्यीकरण की व्यवस्था करना, ये सब चीजें, मतलब शहर में परिवहन की व्यवस्था करना, उसके लिए काम चल रहा था। कौन सी? अमृत 1.0। बाद में इन्होंने देखा कि भाई एक तो है ना, वो किसके लिए थी? मीडियम सिटी। अब उसमें समझिए मेरी बात को, पहला है स्मार्ट सिटी। तुम्हारे आया हुआ है स्मार्ट सिटी, तो 10 लाख और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हो गए, बड़े शहर। मीडियम सिटी के लिए अमृत योजना होगी। कौन सी होगी? अमृत। समझ गए? अब अमृत में पहले जैसे स्मार्ट सिटी की तरह ही अमृत हो गई। अब इन्होंने अमृत में क्या पानी वाला मुद्दा और जोड़ दिया कि शहरों में पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है। आ गया समझ में? तो यह कब शुरू हुई है? 1 अक्टूबर 2021 को। अब राजस्थान में निम्न क्षेत्रों की स्थिति है। निम्न क्षेत्रों की क्या है स्थिति? ये आईएएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस में भी अब कई बार पूछ लेता है, ये भी विशेषता मानता है। तो ये कौन सा वैसे टॉपिक क्या हो गया? टॉपिक बोलो। ये दूरसंचार हो गया, दूरसंचार, आपका वित्तीय समावेशन, ये सब हो गया। समझ गए? अब डाकघर राजस्थान में 11,044 है, 11,044। अब जैसे एक बार आईएएस में क्वेश्चन आ गया कि भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है, तो 1,55,000 है। तो उस हिसाब से उसमें आ गया, तो हमारे यहाँ पे टोटल डाकघर कितने हो गए? अब सुनो, इससे चीजों को बनाओ तुम। डाकघर, दूरसंचार, बैंकिंग, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ये हमारे विषय नहीं है, इसलिए हम उसकी डिटेल नहीं करें भाई। तीनों अब हाथ काम करना हो गया। डाकघर हो गया, बैंक हो गई, आपका कौन सा हो गया नंबर, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रेलवे हो गया। ये सब किस सूची के विषय हैं? केंद्र सूची, संघ सूची। ये आजकल खूब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। समझ गए? अब है डाकघर 11,044 है, दूरसंचार के ग्राहक 6.59 करोड़ है, बैंक की शाखाएं 8,500 क्या 31 है, और प्रति व्यक्ति बैंक जमा 85,377 रुपया है। एक आदमी का कितना रुपया? 85,377। और बैंक जमा वर्दी दर, इसका मतलब समझे, पिछले साल की अपेक्षा जमा वर्दी दर कितनी है? 11.36, 11.36 है। समझ गए? वो ऊपर ऐसे दिखा रखी है, तो 1 2 3 4 सही है। तो ये मित्र अलग चीज है। राजस्थान वर्ष 2023-24 में राजस्थान का निर्यात, अब ये निर्यात एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन है, 83,704 करोड़ का हुआ। 83,704, जिसमें कितना प्रतिशत योगदान केवल इन 5 क्षेत्रों का है? एक तो इंजीनियरिंग का, एक आपका रत्नाभूषण का, एक धातु का, एक कपड़े का और एक हस्तशिल्प का। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका रहता है कि देखो इसमें सब कुछ आ गया, एक्सपोर्ट है। अब सुनिए, एक्सपोर्ट में सब आ गया। पहली बात तो पिछले साल कितना एक्सपोर्ट हुआ, आ गया। दूसरी बात है एक्सपोर्ट में कौन से 5 का इंपोर्टेंट स्थान है, तो ये 5 हो गए। और तीसरी बात है कितने 65% योगदान है, मतलब टोटल एक्सपोर्ट का 65% तो इन 5 क्षेत्रों में ही हो रहा है। अब सुनिए, ये अधिकांश कहां पर हो रहा था? अमेरिका। इसलिए वो टैरिफ लगाया ना किसने? ट्रंप ने 50%। तब इन उद्योगों पर क्या पड़ा फर्क?
हमारे हैंडीक्राफ्ट है, कपड़ा है, इन पर काफी कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये सब पिट गए। अरे तभी तो कह रहे थे कि हम बात तो कर रहे हैं। आपका पता है अब की बार की इंडिया टुडे पढ़ना, उसमें बहुत रोना आ रहा है। मतलब हमारे बहुत से उद्योग पिट गए। हम तो ऊपर ऊपर की तो क्या है, लोगों तो बात करने में क्या आनंद आता है, बल्कि बहुत से ये सारे उद्योग है ना, वो कौन से मतलब कौन सा मानव जनित उद्योग है जिनसे बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, वो टूट रहा है। अरे कपड़ा, आपको पता है कृषि के बाद कपड़ा सबसे ज्यादा क्या देता है, रोजगार है। हमारे राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा काम है, आपका कौन सा जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा काम है। तो ये तीनों कौन से हो गए, मानव जनित उद्योग हो गए। तो बहुत से लोग तो बेरोजगार हो गए और स्थितियां क्या हो गई, खराब। तो ये कंसेप्ट क्या होता है, हमारे तो क्या बातूनी लोग हैं, बोलते रहो तो यो को हो जाएगा और वो हो जाएगा, होगा क्या, कुछ नहीं। तुम तो जहां पे इधर की उधर, इधर की उधर। थोड़े दिन पहले आप चाइना के पीछे पड़ रहे थे, अब वापस चले गए, कभी वापस आ जाते हो। चीजों तो खुद तो करते नहीं, बस जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते। आगे क्या समझ में, जैसे इंडिया टुडे को पढ़ो, अब की बार की इंडिया टुडे इन्हीं पे है कि हमारे कौन से उद्योग कितनी बुरी तरह से पिटे हैं। तो ये इसलिए वो निर्यात क्यों, सुन लो, हम एक्सपोर्ट जो ज्यादा करते हैं वो कहां पे करते हैं, अमेरिका में ही करते हैं, ठीक है। अब आइए इंजीनियरिंग सामान, कौन सा इंजीनियरिंग अब जोड़ना चाहिए। इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कंपनी राजस्थान की कौन सी है, तो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कंपनी आपको पता है, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एनबीसी, नेशनल बेरिंग कंपनी। नेशनल बेरिंग कंपनी, एनबीसी कहां पर है, जयपुर, जो एशिया की सबसे बड़ी क्या है, बेरिंग कंपनी है। आ गया रत्न आभूषण में, आप जानते हो, अब देखो जोड़ना चलो, मतलब कौन सा रत्न आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड। अब सुन लो, अब आपके सेज सिलेबस में सेज, सेज, तो सेज आपके जेम्स एंड ज्वेलरी के दो हैं सीतापुरा में, कहां पर है, सीतापुरा। और आपको पता है अभी आपका जेम्स का बोर्स भी खोला गया, जेम्स बोर्स, बोर्स का मतलब शोरूम टाइप है ना, बड़ा। तो जेम्स बोर्स कहां पर खोला गया, जयपुर। आया हुआ ट्यूशन है जेम्स बोर्स भी। अब सुनो, धातु, धातु, धातु में मेटल हो गया, कौन सा मेटल, तो राजस्थान की मेटल नगरी कौन सी है, नागौर, बिल्कुल मेटल नगरी कौन सी होगी, नागौर। अभी आ गया कपड़ा, कपड़ा टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा वगैरह हो गया, और वो नेक्स्ट जन पार कर वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट नीति कब आई, 2022, 2022। हैंडीक्राफ्ट का निदेशालय कहां पर बताया, जोधपुर। और हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा गढ़ कौन सा, जोधपुर। और हैंडीक्राफ्ट का सेज भी कहां पर है, जोधपुर। ऑटोमेटिक जितने चाहे जितने बना सकते हो। हम तो क्या इस सिलेबस को लेके बैठ जाते हैं, सिलेबस थोड़ी होता है। अगला, अगला है भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में 14 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होता है। मतलब कच्चा तेल नहीं है क्या, जो आपका पेट्रोल, पेट्रोल कौन सा भाई कच्चा तेल होता है, जिसको क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल आपका कितना, 14 मिलियन मीट्रिक टन आजकल पूछ रहे हैं। और ये टोटल उत्पादन का 14 पॉइंट क्या है, 95%, 14.95। अब सुनना, बात समझे कि क्या है, यानी पेट्रोल है ना, टोटल इंडिया में निकलता है उसका 14.95% राजस्थान है। पहला नंबर तो मुंबई हाई का है, मुंबई हाई में 40% है, हमारे लगभग 15% हो गया। ये कितना, 14.95 में लगभग 15% है, समझ गए। तो ये, और इसकी मात्रा बता दी 14 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। अब ये कह रहा राजस्थान का पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र फैला है। तो आपको पता है राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया पेट्रोल में, 4। कितने जोन में बांटा गया, 4। 4 पेट्रोलियम जोन में बांटा गया, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,50,000, ये रहा, हो गया 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। ये लो, अब सुन लो, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। कैसे बोलो, हम बोलते हैं भाई राजस्थान में संभाग कितने, तो कौन कितने हो गए, 7। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने, 10। आपका हम बोलेंगे मतलब हमारा पर्यटन सर्किट कितने, 10। उसी प्रकार से आपके पेट्रोजोन कितने, 4। जैसे पढ़ा देता है, सबको एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल आपकी बात हो गई। अगला, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2021 में राजस्थान की शहरी आबादी कितनी है, शहरी 21 में इन्होंने कहा नए आंकड़ों के अनुसार, बोलो शहरी आबादी कितनी है, 26.33। अब सुन लो, अब इसी क्वेश्चन में सब कुछ है, सुन लो। इंडिया में ये कह रहा है 2021 में यह होगी और 2031 में यह होगी, राजस्थान में 2021 में यह होगी और 2031 में यह होगी। सर अब क्वेश्चन है ना, आज मैं
अब ये ऐसे क्वेश्चन कब बनते हैं? ये बनते जब पढ़ते हो तो सारी चीजें वो एक में समाहित है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ना उसने मतलब रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट दी तो करा कि अगर 2021 के आंकड़े आएंगे ना, उनके अनुसार आपकी शहरी जनसंख्या 34 पॉइंट कितनी होगी? 43 इंडिया की। अब सुनो, अब वर्तमान बोलो। तो वर्तमान 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी भाई? 31.2। 31.2। इंडिया कितनी? 31.2। अब वो बोल रहा है क्या है 2021 में कितनी? 34। और 2031 में कौन सी? 37 पॉइंट। आगे फिर राजस्थान बोलो। राजस्थान में 24 पॉइंट क्या होगी? 9। 24.9 राजस्थान में शहरी 2011। और ये 26 33 कौन सा? 21। और 27 41 कौन सा? 27 74 31। सारा कर सकते। अब सुनो, इसी से संबंधित वो क्वेश्चन आ गया, शहरी जनसंख्या कहां पर है, वो सारा हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा क्या है, वर्किंग पावर को बढ़ाओ ना, तो जैसे अपने नोट्स है उनको साथ में कर करके हाथों चीजों को देखते रहे तो चीजें जाके क्लियर हो जाती, उनके साथ जोड़ देते हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा, अब ये कौन से का टॉपिक है बोलो? स्वच्छ भारत। कौन सा? ग्राम पंचायतों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को 3 लाख लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जा रहे हैं। किसके लिए? दिव्यांग। अब सुन लो, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें सबसे पहले ओडीएफ है कि खुले में कोई शौच नहीं जाएगा। खुले में शौच नहीं जाएगा तो उसमें शौचालय होंगे। शौचालय होंगे तो गरीब आदमी को 12,000 रुपए शौचालय के लिए दिए जा रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? 12,000 रुपए में शौचालय, बाद में उसका शौचालय पक्का कराया जा रहा है तो ओडीएफ क्या हो गया? प्लस। बाद में उसमें सीवरेज की व्यवस्था तो ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ है प्लस प्लस हो गया। अब ये कह रहे हैं जो दिव्यांग है ना, उनके लिए मतलब परिसर बनाया जाएगा, कैंपस बनाया जाएगा, उसमें सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जाएंगे। और 15वां वित्त आयोग है ना, उसने अपनी रिपोर्ट दी कि उसका 30% पैसा केंद्र सरकार उसको देगा। अरे वित्त आयोग क्या काम करता है? वित्त आयोग सेंटर के पास जो पैसा होता है ना, उसको राज्यों को देने की क्या करता है? सिफारिश। और राज्य का वित्त आयोग क्या करता है? राज्य के पास जो पैसा होता है वो पंचायत और नगर पालिका को देने की। अब सुनना, एक वैसे बता रहा हूं आपको, अब पढ़ने वाले स्टूडेंट जो भी है वो उनको मैं सोर्स सबको खुला बताऊंगा। अब आर्थिक समीक्षा नहीं है क्या? इकोनॉमी सर्वे, तो चाहे ऑनलाइन देख लो चाहे ऑफलाइन किताब होती है। अब उस किताब का पहला टॉपिक नहीं है क्या? उसमें से सब कुछ है। अब वो पढ़ता है ना तो भी नहीं पढ़ पाता। अब वो कहता है साहब मैं तो पढ़ा था। मैंने क्या कहा, चीजें पढ़ने का एक तरीका है, उसको किस टाइप से आप पढ़ो और क्वेश्चन कैसे बनता है। नहीं, स्टेट का नहीं है तो 10वीं वित्त आयोग कहता, बाकी तो इनको जो जितना मिलता है वो अलग अलग है। ये स्वच्छ भारत अभियान में कितना है? ये तो 33-30%। आपको पता है वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग ने एक सिस्टम, पहले वित्त आयोग 3 ही काम करता था कि केंद्र के राजस्व में से राज्य का हिस्सा निर्धारित करता। अब उसमें 10वां वित्त आयोग था ना, उससे डिसाइड कर दिया कि ये ग्राम पंचायत है। भाई बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे बनी है? राज्यों से। और राज्य किससे बने? जिलों से। जिले के कितने भाग हो गए? 2 गांव और कौन सा शहर। गांव में क्या है? पंचायतें। शहरों में क्या है? नगर पालिका। तो कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है ना, तो वो राज्य पंचायतों को देता नहीं है, वो अपने और खर्चों में क्या कर देगा? उड़ा देगा। तो अब आजकल वित्त आयोग ना 10वां, वो सीधा ही डायरेक्ट किसको देने लग गया? वो तो अलग चीज है, वो सीधा ही डायरेक्ट किसको देने लग गया? पंचायत और नगर पालिका। तो ये कर आ गया क्या समझ में? अब ये चीजें प्रैक्टिकल समझने की होती है। वो अब जैसे ऊपर फॉर एग्जांपल दादाजी है, दादाजी मतलब दादाजी को पैसा मिलता है, पेंशन वगैरह मिलती है, तो उन्होंने अपने खर्चे का रख लिया और किसको दे दिया? बच्चों, बेटों को दे दिया। अब दादाजी का मन है कि भाई फलाना पोता है ना, वो पढ़ता है, मान लो पढ़ता है, तो पिताजी को मान लो दादाजी ने दे दिया, तो पिताजी ने रख लिए। अब दादाजी ने एक कॉलम बना लिया कि साहब मेरे पोते को मैं डायरेक्ट ही भेज दूंगा, तो वो कौन सा हो गया? वो ऑटोमेटिक हो गया। सेम है। देखो, व्यवहारिकता नहीं लाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। हमें मतलब सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। आगे बोलो। वर्ष 2024-25 में स्कीम बार का मतलब समझते हो कि भाई हमें कौन कौन से क्षेत्र में कितना बजट होता है हमारा टोटल। बजट को बाद में ये लोग बांट लेते हैं कि हमें इस बजट को कैसे कैसे खर्च करना पड़ेगा, तो स्कीम बार बांट लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल 2,09,633 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे विकास में।
उनमें से 54.79% सामाजिक सेवा और सामुदायिक सेवा, सामाजिक और सामुदायिक सेवा। और बाद में सुन लो, वैसे तो मैं बता रहा हूं, बाद में सेकंड नंबर है ऊर्जा का, थर्ड नंबर है ग्रामीण विकास का, चौथा नंबर है परिवहन। यानी सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करें? सामाजिक और सामुदायिक सेवा। जान तो गए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर जाता है। आगे क्या बोलो? तो सामाजिक बाद में कौन सा? ऊर्जा पर खर्च किया जा रहा, बाद में ग्रामीण विकास पर किया जा रहा, बाद में परिवहन। ये पहले तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो सब परीक्षाओं में आता था। अरे पहले तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो ऐसी कोई परीक्षा नहीं थी जिसमें नहीं पूछते थे। आगे वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा, राजकोषीय समझ तो गए फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितने? 4.31%। अब सुन लीजिए, 4.31%, समझ गए? समझ तो गए क्या? हमारी टोटल आमदनी हो रही है ना, उत्पादन हो रहा है, उसका 4.31% तो हमें चुकाना है, घाटा हो रहा है। घाटा मतलब कोई लोन वगैरह हो, कुछ भी हो, ये सब चुकाना है, ऐसे मान सकते। आ गया? अब सुनो, 4.31। अब राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम बना हुआ है 2005 का। राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम क्या बोलेंगे इसको? फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट अधिनियम या फिस्कल मैनेजमेंट अधिनियम। तो वो कब का बना हुआ? 2005। एक बार आरएस में यही क्वेश्चन पूछा हुआ, कब का बना हुआ? 2000। उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये घाटा आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आ गया? तो पहले तो 3% के अंदर ही उसको, राजस्व घाटा नहीं है क्या, वो तो 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? इसको कंट्रोल में रखो। और बाद में 2017 में एनके सिंह समिति आई। कौन सी समिति? एनके सिंह। उन एनके सिंह ने इसको कहा कि इसको 4 से 5% तक ले जा सकते हैं, क्योंकि विकास के लिए हमें जरूरी है। तो फिर वो 5%, 4%, तब वो ये 4.31 आ गए। तो 5 के अंदर अंदर रखना है इसको। ये राजस्थान की जीडीपी का भारतीय जीडीपी में कितना योगदान है? तो 5.26 क्या है? किसमें योगदान है भाई? भारतीय जीडीपी में। बोलो, ये टोटल आपका हो गया। अब आओ 62। प्रचलित और स्थिर कीमतों पर 2023-24 में सर्वाधिक वृद्धि, प्रचलित और स्थिर दोनों बता रहा हूं, दोनों कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि रखने वाले जिलों का क्रम है तो जयपुर, अलवर और जोधपुर। समझ तो गए क्या? ये तीनों मैंने इसलिए दिखाए, सुन लो, ये तीनों इसलिए दिखाए कि प्रचलित में भी यही है, तो कौन सा? स्थिर में भी यही है। तो वृद्धि दर समझ तो गए। नंबर 1 पहली कौन सी? जयपुर की। दूसरे नंबर कौन सी? अलवर की। तीसरे नंबर कौन सा? जोधपुर। जयपुर क्यों राजधानी रहेगी? अलवर आपको पता है इंडस्ट्री के लिए बढ़ता हुआ हो गया भाई। इंडस्ट्री नहीं समझे भाई, कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे ज्यादा कहां पर है? कहां पर है? अलवर। और तीसरा नंबर हो गया जोधपुर। आ गया? अब बाद में अगर आगे आप बढ़ो ना, सुन लो, तो बाद में आपका कौन सा आ रहा है इसमें? देखो, एक तो आ रहा है कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। तो बाद में भीलवाड़ा का नंबर भी आ रहा है, क्योंकि भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल सिटी आ गया। बाद में अजमेर का नंबर आ रहा है। किसका? अजमेर। अरे समझे? भीलवाड़ा और कौन सा? अजमेर। ये एक्चुअली 5-5 का उन्होंने आर्थिक समीक्षा में दिया। पहला नंबर जयपुर, दूसरा नंबर अलवर, तीसरा नंबर कौन सा? जोधपुर, चौथा नंबर, अब सुनना, चौथा भीलवाड़ा प्रचलित में आ रहा है, बाद में कौन सा? अजमेर। और इधर स्थिर में पहले अजमेर आ रहा है, बाद में भीलवाड़ा। इसलिए मैंने तीनों के दोनों, ये तो तीनों सेम है, वो दो क्या है? दोनों में अलग अलग है। ये लो आगे। प्रचलित और स्थिर कीमतों पर 2023 का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है तो कहा कि अलवर की। कहा कि है भाई अलवर की। प्रति व्यक्ति आय में पहला नंबर कौन है? अलवर। समझ गए? और बाद में आपका अलवर के बाद कौन सा? भीलवाड़ा है। बाद में जयपुर आ रहा है, और बाद में कौन सा? अजमेर आ रहा है, और लास्ट में जैसलमेर आ रहा है। 5-5 में। अब सुन लो, इसको भी लॉजिकली आप समझो। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, बोलो, सबसे ज्यादा मतलब देखो, इंडस्ट्री आपके अलवर में है, तो अलवर की स्वाभाविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। नंबर 2 जयपुर आ गया, बाद में भीलवाड़ा आ गया, बाद में अजमेर है ना। अजमेर पहले इंडस्ट्री भी रहा, पर्यटन की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती के परिप्रेक्ष्य में आपका, और जैसलमेर भी टूरिज्म में क्या है? बड़ा है, इसलिए वहां की टूरिज्म मतलब आमदनी क्या होगी? ज्यादा। ये 5 आता है। आगे अब आओ सकल राज्य मूल्य वर्धन। सकल राज्य मूल्य वर्धन मतलब जीवीए और स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष स्थिर कीमतें 2011-12 के आधार पर 2024-25 का तुलनात्मक रूप में सही है। बोलो क्या बोला?
समझ तो गए क्या? ये मैंने आंकड़े किसके दिखाए? स्थिर। आगे अब ये करा वर्ष 2023-24 में 6.29% की वृद्धि हुई और 2024-25 में 6.39% की रही। समझ गए? तो पहला इसमें गलत है। बताऊं गलत में कुछ नहीं है। अब सुनना, आपको ऐसे करना है इसको, 6.39 को पहले लिया और 6.29 को बाद में लिया। नहीं समझे? यानी पिछली बार की अपेक्षा वृद्धि दर 10 पॉइंट घटी है। आगे क्या 10% क्या 10 पॉइंट घटी है? समझ गए? 10 पॉइंट घटी है। बोलो तो ये तो आपका क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, बुरा न माने, देखो व्यवसायिक वितरण बता रहा हूं, ये तो ब्रैकेट में तो व्यवसायिक वितरण आ गया। अब तुम थोड़ा सा काम कर लो तो प्रचलित वर्ष और दिखा दो, स्थिर और दिखा दो, और साथ में वृद्धि दर दिखा दो, सारे आंकड़े तैयार हो। क्या वो दोनों पे पूछता है, उसकी मर्जी है, दोनों पे ही है। आ गया, पर जरा प्रचलित का रहता है। बोलो क्लियर है क्या? वृद्धि दर स्थिर का। अब सुनो, इसमें सब आ गए। अब एक क्वेश्चन तुमने प्रचलित का बना दिया, ये लो खत्म। अब आइए प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य और कौन सा वन। 2024-25 में कितना योगदान रहा? 26.54 और 5.5% की वृद्धि दर को दर्शाता है। सारे आंकड़े हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत, गैस सप्लाई वगैरह जो भी आ गई। अब इसमें 24-25 में 28 पॉइंट क्या है? 39 योगदान है। यह 5.77 वृद्धि को दर्शाता है। और तृतीय क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार, रियल एस्टेट यातायात इसको दर्शाता है। तो ये 45.77 योगदान है। ये 7.18 की वृद्धि को दर्शाता है। अब सुनो, ये सारा हो गया, 2 3 4 हो गया। अब इसी क्वेश्चन है ना, इसी के तुम 50 क्वेश्चन बना सकते। पहला क्वेश्चन एकदम सरल शब्दों में बोलते हैं कि भाई प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीय में कौन आता है, तृतीय में कौन आता है। आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका सीधी भाषा में बोलते हैं कि सर्वाधिक योगदान कौन से का? तो सेवा का। दूसरा कौन सा? उद्योग का। तीसरा नंबर कौन है? कृषि का। हो गया। बाद में बोलते हैं सब सर्वाधिक रोजगार कौन करता? तो प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र बाद में कौन सा? द्वितीय। बाद में कौन सा? तृतीय। रोजगार में उल्टा आता है, रोजगार में उल्टा आता है। समझ गए? अब ये लो रोजगार हो गया। बाद में हम बोलते हैं कि वृद्धि दर किसकी सबसे ज्यादा रही? तो वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी रही? सेवा की। अरे वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी रही? सेवा की। बाद में किसकी? उद्योग की। बाद में कौन सा? कृषि की। बोलो क्लियर है? बाद में हम और आगे बढ़ते हैं कि जब प्राथमिक क्षेत्र में ना सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो आपको बताया था पशुपालन का। सबसे ज्यादा किसका? पशुपालन। सेकंड नंबर कौन सा? पशु। बाद में पशुओं का। तीसरा नंबर कौन सा? वन का। चौथा नंबर मत्स्य का। ये लो वो कर दिया। बाद में आगे बढ़ो। बाद में हम कहते हैं साहब मतलब द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का। विनिर्माण। कौन सा? विनिर्माण। विनिर्माण के बाद निर्माण वगैरह रिया आता है। बाद में खनन वगैरह रिया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में मैंने वैसे लिखा सबसे ज्यादा योगदान होटल, रेस्टोरेंट और व्यापार का है। होटल, रेस्टोरेंट और व्यापार। ये लो हो गया। अब एक क्वेश्चन है, उसके 20 एंगल बनाओ थे। अब ऐसा कैसा एक क्वेश्चन कौन सा प्रचलित वर्ष का रख लिया? तो ये सारे डाटा हो गए। अगला, तो ये टोटल आपकी कंसेप्ट आता है। थोड़ा देखो, मैं तो एक ही चीज जानता हूं और कुछ ज्यादा नहीं है। अब यहां तक 64 क्वेश्चन तक दोस्तों तुम्हारी इकोनॉमिक्स हो गई। आगे इसको इकोनॉमिक्स बोल दिया हमने। कौन सा बोल दिया? इकोनॉमिक्स। क्लियर है क्या? 64 तक। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें कि कोई भी चीज को खाली ना देखो। तुम तुम्हारा ऑप्शनल पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, खाली खेल क्या है समझने, मतलब जिसको पढ़ने का तरीका आ गया वो है। नहीं चाहे जितना फैलाते रहो, पर हमने पढ़ते रहो। अब आओ, अब तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। पॉलिटिकल में मैं एक बार सिलेबस बोलूंगा। हमने 3 चीज डाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ये ना मुख्यमंत्री। अब ये कह रहा है, अब आपको पता ही है कि इस समय वो आर्टिकल 100 कौन सा, अरे भाई 200 अनुमति वाला नहीं है क्या? राज्यपाल अनुमति कौन से में देता है? 200 में। और वो राज्यपाल विचारार्थ भी किसके पास भेजता है? 200। तो 200 और 201 चर्चा में है। अभी आपने देखा वो 201 चर्चा में रहा ना, तो आपका हर परीक्षा में पूछा गया। तो अभी इससे पहले सबसे पहले क्या था? राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय का जस्टिस कौन था? जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर के महादेवन ने फैसला सुनाया। आजकल ये भी पूछते हैं, अब सुन लो, ये भी फैसला पूछते हैं
अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए, अब अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट ना कोई भी चीज ना उसमें अंतिम न्याय के लिए फैसला ले सकता कि कहीं भी गलत हो रहा हो, ऐसे बोल सकते हो आप कि कहीं भी गलत हो रहा हो तो वो वहां पे मतलब निर्णय ले सकता। तो 142 तभी जगदीप धनखड़ जी ने कहा था ना कि ये इसको क्या कर रहे हैं, हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। आ गया। अब आया तीसरी बात, राज्यपाल की बात सुन लो। अब क्वेश्चन सुनिए, राज्यपाल कोई भी विधेयक उसके पास आएगा तो अनुमति देगा, अनुमति नहीं भी देगा पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, और पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो बाद में वो करेगा कहां, क्या करेगा, राष्ट्रपति को भेज देगा। किसको भेज देगा? राष्ट्रपति। अब वो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति को भेजता था ना, वो मामला अटका रहता था बहुत वर्षों तक। तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, वो कहता साहब हमारे 10 बिल रोक रखे हैं, कोई काम ही नहीं होने देता, समझ गए। तो स्टालिन का वो विवाद हो गया, तो तब कोर्ट ने कहा कि आप 3 महीने से ज्यादा इसको रोक नहीं सकते। आ गया एक। बाद में अभी फैसला फिर आया, वो आया बी.आर. गवई की बेंच का, किसका, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्होंने ये कहा कि आप 200 के तहत आप जो मामला भेजते हो ना, वो राष्ट्रपति को आपने क्या भेजा, राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया, और भेजकर विधानसभा ने क्या कर दिया, पास। तो बाद में उसको वापस नहीं भेज सकते, वो पास माना जाएगा। आगे क्या, 2 फैसले इन दिनों, और इसलिए कोई भी इंडिया की परीक्षा हो, कोने में ये पूछे ही जा रहे, आर्टिकल पूछो चाहे कोई भी चीज पूछो। अगला, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत। अब ये क्वेश्चन आप जानते हो, सुन लो। पहली बात तो ये चीज सुन लो, ये क्वेश्चन आजकल बहुत खतरनाक आ रहे हैं। कौन सा कि वो मुख्य सचिव को पूछता है किसके काल में रहा, किसके, और वो कितने हो गए अधिकारी, तो बहुत बड़ी मुश्किल भी है, अड़ब टाइप से आता है। पहला नंबर तो देखो, ऊपर एक चीज आप ध्यान से सुनो। एक तो आप सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन की डिजाइन को ऐसे कर सकते हो, सुन लो। हरदेव जोशी पहले मुख्यमंत्री आया, बाद में भैरव सिंह शेखावत आया, बाद में वापस हरदेव जोशी आया, फिर कौन सा, शिवचरण माथुर। तो एक तो क्रम ये भी आपका आता है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्रियों के क्रम में कौन है, बोलो। अरे भाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री क्रम आजकल टिप्स पे चाहिए, आजकल पूछता नंबर वन कौन सा गया, टीकाराम पालीवाल, पालीवाल मोहनलाल सुखाड़िया, सॉरी जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास के बाद मोहनलाल सुखाड़िया के बाद बरकतुल्ला खां, कौन सा, बरकतुल्ला खां के बाद कौन सा, हरदेव जोशी, कौन सा, हरदेव जोशी के बाद भैरव सिंह शेखावत के बाद आपका कौन सा, जगन्नाथ पाड़िया के बाद आपका कौन सा, वो हीरालाल देवपुरा, सॉरी शिवचरण देव जोशी, वो शिवचरण माथुर के बाद बीच में थोड़ा कौन सा, हीरालाल देवपुरा के बाद वापस कौन सा, देव जोशी, फिर वापस शिवचरण माथुर, समझ गए। आ गया, फिर भैरव सिंह जी वापस आ गए, और बाद में तो कोई दिक्कत है नहीं। भैरव सिंह के बाद कौन सा, अशोक गहलोत, वसुंधरा जी, अशोक गहलोत, वसुंधरा आई नहीं, अब के बाद लाल जी हो गया। ये अब हर चीज को क्या है कि थोड़ा व्यवहार में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। अब इनको क्या, तुम्हारे दिमाग में ना, इनको उल्टा सीधा दोनों में चलाओ, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब वो आरोही अवरोही को भी छोड़ दिया कि अब वो बीच में से पूछता है किन को सेट करो। आगे के प्रैक्टिस है भाई, आईक्यू है। अगला, अब बोलो। तो ये कह रहा है कि भाई नंबर 1 कौन है, हरदेव जोशी, सुन लो। अरे नंबर 1 कौन है, हरदेव जोशी। नंबर 2 कौन है, भैरव सिंह शेखावत। नंबर 3 कौन है, तीनों का क्रम हो गया शिवचरण माथुर। तो इनके समय विपिन लाल माथुर रहा था। कौन रहा था, विपिन लाल माथुर। और सुन लो, अब ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया, अब इसमें भी एक क्वेश्चन है, बोलो। सर्वाधिक कार्यकाल वाला भगवत सिंह मेहता। अरे सबसे वाला कार्यकाल किसका रहा, भगवत सिंह मेहता। अब भगवत सिंह मेहता किसके समय रहा, तो भगवत सिंह मेहता 56 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगभग वही रहा है। लगभग क्या रहा, मोहनलाल सुखाड़िया के समय सबसे ज्यादा कार्यकाल का वही रहा है, समझे। और मोहनलाल सुखाड़िया के बाद विपिन माथुर है, सॉरी भगवत सिंह मेहता के बाद सेकंड कार्यकाल वाला कौन है, माथुर। ये कौन सा बताया, विपिन लाल माथुर, हो गया। और फिर सुनो, फिर तीसरा बड़ा कार्यकाल का कौन है, ये कौन सा, मिठालाल मेहता। भैरव सिंह जी जब रहे ना, तो मिठालाल मेहता उसके साथ रहा है। अब ये क्वेश्चन कल परसों आ गया था, मिठालाल मेहता के निम्न में से कार्यकाल सबका कौन सा है ये। अब वो ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो मैं सो लिख लिया, पूरे 25 की लिस्ट तो कुछ नहीं होगा।
आ गया क्या समझ में? नंबर 1 कौन है? अब देखो सुन लो, मैं फिर बोलूं, सबसे पहला नंबर पहला भगवत सिंह मेहता का सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है और वो अधिकांशतः किसके? सुखाड़िया साहब के साथ रहे, समझे? और इसका मुख्य योगदान ये है कि पंचायती राज को स्थापित कराने में सबसे बड़ा योगदान था, तो पंचायती राज में इनको पद्मश्री मिली। बाद में आपका कौन सा? सुखाड़िया, बाद में हरदेव जोशी आए, भैरों सिंह शेखावत आए, और इधर कौन आए? ये इनके समय कौन रहा? विपिन लाल माथुर। अब विपिन माथुर जो है ना, उनके समय कौन सा? विपिन माथुर ये हो ही गया, ये द्वितीय सबसे बड़ा कार्यकाल वाला हो गया। तीसरा नंबर बोलो, मॉल कौन है? मिठालाल मेहता, ये भैरों सिंह जी के साथ सबसे ज्यादा रहा, भैरों सिंह जी के साथ है। और भैरों सिंह जी को जो अंत्योदय का प्लान जो दिया ना, वो किसने दिया था? इन्होंने मिठालाल मेहता ने दिया, इसलिए मिठालाल मेहता को भी पद्मश्री मिली है। अब ये क्वेश्चन की डिजाइन बड़ी बात नहीं है, अब की बार ये भी कर सकता है कि कौन कौन से चीफ सेक्रेटरी को पद्मश्री मिली, और बता दो। अब वही बाकी बचा है। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन। अभी देखो, अभी क्वेश्चन कल परसों मान लो कांस्टेबल में भी आ गया, नॉर्मल बात है, सबको पता है। अब पहला राष्ट्रपति शासन 67 में लगा, 1967। पहली बात तो राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसको आपातकाल बोलते हैं, 356 बोलते हैं। आर्टिकल कौन सा? 356, किसी भी प्रकार से बोलोगे। अब तक 356 का प्रयोग हो चुका 4 बार, तुम्हारे कॉलेज में क्वेश्चन आया 4 बार आ गया, 1967, 1977, 1980 और 1992। पहला क्वेश्चन। दूसरी बात है कि 1967 में सबसे ज्यादा समय तक, सॉरी सबसे कम, बाद में उससे ज्यादा, बाद में उससे ज्यादा, बाद में उससे ज्यादा, तो क्रम सेट कर लो, 92 वाला लास्ट वाला सबसे ज्यादा हो गया। बाद में कहता है कि साहब 4 बार लगा, तो 1967 में राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। 77 में कौन था? तो स्वतंत्र में मतलब कौन था? वेदपाल त्यागी था और रघुकुल तिलक। वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। वेदपाल त्यागी कार्यवाहक था और रघुकुल तिलक स्थायी था। बाद में तीसरे नंबर पर कौन आ गया? रघुकुल तिलक। और चौथे पर हेमचंद्र रेड्डी। हेमचंद्र रेड्डी हो गया। अब आया एक क्वेश्चन तुम्हारे कॉलेज में पूछ लिया कि कौन सा तो बहुमत को लेकर हुआ और कौन सा दबाव में हुआ। तो पहला जो हुआ वो बहुमत को लेकर हुआ, बाद में 77 का भी दबाव से और 80 का भी दबाव से, 92 का भी दबाव से, और पहला बहुमत को लेकर हुआ। समझ गए क्या? आपातकाल लगता है। अब सुनो, एक क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बनते हैं। अब बताऊं, अब वो राज्यपालों पे बुन पे आओ। हेमचंद्र रेड्डी है ना, वो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। अब क्वेश्चन बन गया कि कौन सा मुख्यमंत्री रहा? तो हेमचंद्र रेड्डी रहा राज्यपाल। वहां में रघुकुल तिलक आरपीएससी का मेंबर रहा। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा आरपीएससी राज्यपाल आरपीएससी का मेंबर रहा? वेदपाल त्यागी उस समय कौन था? न्यायाधीश था। कौन था? न्यायाधीश। तो वो न्यायाधीश और कार्यवाहक रहा। और पहला नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद, वो भी कोई राज्य के मुख्यमंत्री थे, मेरे को वो है पता। बोलो क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात है। तो ये अब सुनो, अभी मैं उल्टा और बोल रहा हूं। अब ये क्वेश्चन और बन गया कि साहब पहला राष्ट्रीय शासन लगाया किसने था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन आ गया, राधाकृष्णन लगाया। बाद में 77 का बोलो फखरुद्दीन ने, 80 का नीलम संजीव रेड्डी ने, 92 का शंकर दयाल शर्मा ने। एक नहीं है, 4 घंटे 4। कौन सा राज्यपाल एयर चीफ ऐसे ही पूछ रहा है, एयर चीफ मार्शल बोलो, तो ओपी मेहरा। एयर चीफ मार्शल समझ गए, वायुसेना का अध्यक्ष। अब सुनो, वायुसेना का अध्यक्ष रहा है, इसलिए तुम्हारे कॉलेज में ही आया हुआ है कि ये वायुसेना का अध्यक्ष रहा। बाद में HAL का अध्यक्ष था। क्या था? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, एरोनॉटिक लिमिटेड का भी अध्यक्ष रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ गया। अब मैंने उसी को देखकर इसके साथ जोड़ दिया कि एयर चीफ मार्शल कौन रहा। बोलो क्लियर हो गया? तो कौन हुआ भाई? ओपी मेहरा। रघुकुल तिलक आरपीएससी का हो गया। वेदपाल त्यागी न्यायाधीश हो गया। और JS वर्मा है ना, वो क्या है? इसका भी एक बहुत क्वेश्चन बनता है आपको। JS वर्मा चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा, और राजस्थान का 2 बार उपराज्यपाल राज्यपाल रहा, कार्यवाहक। और सुन लो, दूसरी बात है, आपका कौन सा कानून है तुम्हारा? विशाखा, महिला विशाखा कानून का समिति वाला भी कौन था? JS वर्मा। अरे वो ये ना, कार्यस्थल यौन शोषण
कार्यस्थल यौन शोषण वाला, महिला यौन शोषण वाला, उसका भी समिति का अध्यक्ष कौन था? जयेश वर्मा, पवित्र कुशल मंत्री। सोच क्या है, अब सब बढ़ानी पड़ेगी, उड़ा देगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं तुम्हारी कोई छुट्टी छाटी का कोई विरोधी नहीं हूं मैं भाई। मैं तो स्पष्ट शब्दों में मैं तो साफ कहता हूं, अभी बात चल रही तो मैं तो कर रहा हूं कि भाई मस्ती तो मस्ती, काम तो काम, बीच में कोई नहीं है अपना। मैं ये नहीं कह, एपीजे कलाम है ना 3 दिन तक 7 दिन तक खाना नहीं खाता। तू ना, मेरी गारंटी है, बुरा मत मानना, मैं बुरा नहीं बोलूंगा। परीक्षा देने जाते हैं ना, अब उस दिन अपने ऊपर प्रेशर रहता है, प्रेशर सुनना मेरी। और तुम जहां भी जाओगे, आजकल तो सरकारी स्कूलों की फिर भी स्थिति क्या होगी, थोड़ी सही होगी। पहले हम RS का इनका पर्चा देने जाते ना सरकारी स्कूल में, तो भाई जी मज गर्मी, पंखा भी नहीं, और पसीना यहां से आकर के नीचे तक जा रहा है। 3 घंटे न तो कोई टॉयलेट आता, न कोई पानी, न कोई गर्मी लगती। तो उस समय कैसे नहीं लगी? न कोई भूख, क्योंकि उस समय तुम्हारा पूरा फोकस किस पर है। जो ही तुम है ना अपना फोकस हटाओगे ना, तुम्हें सब कुछ लगने लग जाए। फोकस हटा लो एक बार, तुम एक चीज से फोकस हटा दो, सब कुछ, ये भाग भाग के टॉयलेट जाना, ये पंखा नहीं है, ये सब तुम्हें सुविधा तभी नजर आती। मैं सबका प्रयोग कर चुका। तुम्हारा जो ही मुख्य मुद्दे से ध्यान अटकेगा ना, भटकते तुम्हें सारी सुविधा याद आएगी। पंखा, गर्मी लग रही है, पानी, टॉयलेट, सब याद आ जाएगा। जिस छोरे का परीक्षा में मन नहीं लगता ना, वो 4 बार टॉयलेट जाता है। परीक्षा मन का मतलब उसको आता जाता तो कुछ है नहीं, तो चक्री काटेगा वो। और नहीं तो वो देखता टाइम गया, टाइम गया, टाइम गया, तो वो न तो पसीना हो रहा है। अरे भाई जी, तो ये तो मेरे को सिखाओ मत। मैं मानता हूं भूख और सब चीजें होती है, ये अपनी लीडरशिप का फंडा है, ये मैं मान लिया। परंतु कहीं भी क्या, मैं तो इसका आकलन इससे करता हूं कि कहीं भी तुम्हारा ध्यान भटकता तो तुम्हें सब चीजें याद आए। और बता दूं, ये तुम्हारी दूसरी पढ़ाई के लिए भी है। तभी ओशो ने एक वर्ड बोला, बहुत बढ़िया, ओशो का शिष्य हूं। ओशो ने कहा कि भाई कोई भी काम के एक बार लगो, तो लग जाओ, पागल हो जाओ, कादा कीच, समझे कि पागल हो जाओ, उसको करके छोड़ो पूरा। उसे घिन आने लगे ना, तब उसको छोड़ो। बीच बीच में मत लाओ चीजों को। मैं पिक्चर देखने का शौकीन हूं, मतलब बहुत ज्यादा। तो RS मेंस परीक्षा में मेरी भाई जी परीक्षा आ गई। मेंस उसमें मैं बोला बहुत ज्यादा दिन होती थी, आजकल 2 दिन में सलट जाती है। वो पहले क्या, जिसका सब्जेक्ट होता था वैसे तुम्हारे कॉलेज की तरह होती थी। तो जैसे सब्जेक्ट मेरा फिलोसफी है तो 15 दिन बाद में आ रहा है ऐसे। अब वो पिक्चर हमारी पसंद की, वो वीर जार आ गई, एक वो मुगल आजम आ गई। मैंने कहा यार सल्टा ही तो सही इनको। तो पहले दिन ही सल्टा के आया, दोनों साथ ही देख के आया। अब वो आंटी जी बोली आपकी तो कल परीक्षा थी। परीक्षा है, होगी, अब सल्टा दिया, उसमें पास हो गए। मन में ये नहीं होना चाहिए, बीच में ये, यही मोक्ष बोलता है। वो मोक्ष और काय का है? मोक्ष का मतलब आप जिस मुद्दे पर ध्यान है तो ध्यान है ही। तब उसने एक वर्ड कहा कि अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, इसी को मोक्ष बोला उसने। कि बाहर से आते हो ना, तो झूठ, कपट, पाखंड, ये सब कुछ मतलब करने वाले दुनियादारी को चप्पलों की तरह बाहर छोड़ दो। और जो ही घर के अंदर घुसो ना, तो बोले प्रेम से घुसो, और बाहर वाली चीजों को अंदर मत लाओ। कहने का मतलब समझ गए होंगे आप, कि टेबल पे आप पढ़ाई करो ना, तब बाहर वाली बातें याद नहीं आनी चाहिए। और जब बाहर निकल जाओ ना, तब घर वाली बात याद नहीं आनी चाहिए। मैं
इसका भी एक बता प्रॉपर्टी दे दूंगा उदाहरण, तुम कहोगे बातचीत लग गया। मेरी वाइफ का एक दिन फोन आया, वो शुरू में ही अपने फंडे क्लियर कर दिए। तुम्हारे सामने फोन आता है, मैं आते रहते हैं, मेरे तो लोग, मेरी आलोचना भी ये होती है। तो वो और मेरी माँ को ऐसे इधर दुर्लभ जी में कोई मिलने गए किसी से, तो मिलने गए तो भाई जी उनकी कोई गाड़ी बाहर खड़ी कर दी उन्होंने, तो गाड़ी बाहर कर दी, तो पुलिस वाले ले गए, ले जाते हैं ना पार्किंग में, और ले गए तो वो मेरे को फोन किया तो मैंने उठाया नहीं, उठाता ही नहीं। तो वहां महेश लेके आया, बोले भाभी जी बात करें। वो बोले मेरी गाड़ी पकड़ के ले, मैं क्या करूं? बोले किसी को फोन करो, मैं किसी को नहीं करूंगा, तू जाने, तेरी गाड़ी जाने, और तेरा पति मैं घर के अंदर हूं, बाहर नहीं हूं। भाई जी समझ में आ गई, उस दिन बाद कभी नहीं करती। तो यार लुगाई को बाहर लटकाए घूम रहे हो, ये क्या है? जब घर जाते ना तो भाई जी फोन बाहर ही बंद कर लेते हैं कि वहां पे कोचिंग काचिंग की बात ही नहीं। हाँ कोई पेपर पापर होता तो बनाना पड़ता है, पढ़ना तो एक अलग चीज हो गई, बल्कि कोई की फोन ही नहीं, फोन बंद है मेरा। अब कहते हैं तेरे ही हैं, यही है बॉक्स, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, दोनों चीजों को मिलाओ मत। एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बहुत जरूरी है। मेरे को तो, मैं आपको बता ही रहा था, मेरी बात तो ऐसे कहती है गांव में जाके कहानी खराब करेगा, समझ गए? तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा एंजॉय बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइम, हम दोनों जिंदगी को अधिक अधिक बढ़ा दी। कहीं नहीं कहते कि एक लड़का मेरे को बोला, हमारे चाचा परिवार का था, ऐसे 2 मिनट लूंगा आपकी। तो बोला भाई जी, बोला भाई साहब मैं ना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मवाक कर रहा, बढ़िया बात कर रहा है, कॉमर्स है मेरे। बस अब मैं पिक्चर भी देखने नहीं जाता, फलाना भी नहीं करता, कुछ नहीं, मतलब खाली पढ़ता ही। हम पागल है, पागल है तो कुछ शौक अपने पुराने समय में नहीं कि लड़का देखने नहीं जाते थे, कि बुजुर्ग तो लड़का देखने जाते तो क्या कहते घर पे आके, लड़का बहुत ही सीधा है, सीधा आता है और सीधा जाता है। मैंने उनको कहा मैं पागल है, तो सीधा आता है और सीधा तो पागल जाता है। अरे कुचमादी नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा तो काहे का लड़का है ये? अपने जिंदगी में बहन के कष्ट तो आना है ही, जो आदमी कष्टों को नहीं झेल पाएगा ये सीधा नहीं होना चाहिए। मैंने वो नहीं बोला कि सिद्ध हो तुम, मैंने ये बोला ही नहीं, मैं तो कब मस्त रहो, परंतु जिस काम को करो ना तब सीरियस रहो। सीधा तो भाई, सीधा आदमी कौन होता है? जिसमें बुद्धि नहीं होती वो होता है सीधा। बुद्धि होता है वो तो सीधा होता ही नहीं, वो तो बदमाशी करेगा ही वो तो। ये क्लियर, हमने तो भाई जी सारे फंडे क्लियर है, जिंदगी में सारी चीजों को क्लियर करके छोड़ा पहले। तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं, तुम्हारे अलग अलग शौक है, हर आदमी को हम बदल नहीं सकते, सबके अपने पढ़ने के तरीके। मेरा बेटा है तो वो मैं सुबह उठ जाता हूँ, वो रात को लेट तक पढ़ता है, तो मैं कैसे कर दूं उसको? आज मैं मेरे को एक और फिर बताना पड़ेगा, ऑनलाइन चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो मेरा फ्रेंड बोला, अभी उनका सुबह सुबह गया तो मैंने कहा बेटे को जन्मदिन था, बोले यार रात को उसको धमका दिया है। क्यों धमका दिया? बोलो यार फोन ही नहीं उठाता है। मेरे वाले नहीं 4 दिन से उठाया, तो भी अपने को लड़ना नहीं है, पीढ़ी जनरेशन गैप है, इनकी दुनिया अलग है। मैं खुद मैसेज से ही बात करता हूं, उठाता ही नहीं, विद्रोह हो जाएगा। बोले सुबह से कड़ा और हो गई, बाद में इसकी मम्मी बोले मेरे गिले दिल गई, वो तो डलनी थी भाई। मेरे हमारे क्या वो बाबू को थोड़ा सा बोलते इतनी जोर से कैसे बोला? मैं तो आजकल वो मैसेज ही लिख देता हूं, बोलना ही है। कंसेप्ट समझे, जनरेशन गैप है। क्या करना राज,
मोना भाई साहब बोलना ही नहीं है भाई, अलग अलग है ना, इनकी दुनिया अलग है। मेरे 4 दिन से नहीं उठा रहा, मम्मी का उठा लेगा। मतलब अलग फीड हो गया ना। मैं, मेरी बेटी वो मेरा आधे घंटे में उठाती है, और उसके माध्यम से कहता हूं तो चारू ऐसा करना, वो बाबू को समझा देना बेटा, वो मेरे तो नाराज हो जाता है, तो वो बाईपास। परिस्थितियां नहीं बदलेगी, परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा, सिचुएशन वैसी रहेगी, तेरी भी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा अगर है तो। कोई भी XYZ, परिस्थितियां कभी भी नहीं बदलेगी, परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। जो आदमी परिस्थितियों को बदलना चाहता है वो दुख पाएगा। जिद्दी होगा कि मेरे अनुसार दुनिया चले, कभी नहीं चलेगी। तब मैंने बोला है मेरे अनुसार नहीं चलना, सबके अपने अपने शौक है, पर तुम्हें मेरा बता है। आ गया समझ में? तो ये टोटल आपकी बात है। तो आगे देखिए, अब अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन कितने दिन में भेजता है? राज्यपाल, सुन लो, आर्टिकल 167 के अनुसार, आर्टिकल 167 के अनुसार राष्ट्र मुख्यमंत्री तो राज्यपाल को प्रतिवेदन देता है, और राज्यपाल प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को। रिपोर्ट भेजता है ना केंद्र का वो, तो वो राष्ट्रपति को, तो वो प्रत्येक पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब 15 दिन, 15 दिन। निम्न में से राज्यपाल की सविवेक की शक्ति नहीं है। सविवेक की मतलब सेल्फ, मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोनोमस। सविवेकी का मतलब होगा ऑटोनोमस शक्ति, समझ गए? तो मुख्यमंत्री की वो नियुक्ति करता है, वो ऑटोनोमस है। बोलो कैसे? अगर बहुमत आ गया तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा, अगर बहुमत नहीं आया तो वो अपने विवेक से किसी को भी बना सकता है। आ गया। नंबर 2, मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, उसको लगे कि यहां पे बहुमत नहीं है तो अपदस्थ भी कर सकता है। और विधानसभा का क्या कर सकता है? विघटन भी कर सकता है। और लास्ट वाला, आपातकाल लागू करना नहीं है, आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। लागू करना किसका? राष्ट्र। हो गया। अगला, कौन से मंत्रिपरिषद सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे? तो बोलो, सीपी जोशी, ये मंत्रिपरिषद के भी सदस्य थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। दीपेंद्र सिंह जी मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। कैलाश मेघवाल विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और कौन सा था? मंत्रिपरिषद के सदस्य भी। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ये वो तो फैक्चुअल है ना, आर्टिकल वगैरह वो तो सबके रखते गए तो सब बता देते हैं। अभी इस टाइप से पूछ रहे। अगला, राज्य के मंत्रियों में पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत दिलवाता? तो 164 अब सुन लो, 164 है ना, उसमें मंत्री और मुख्यमंत्रियों की क्या है? नियुक्ति। और 164 में क्या है? एक चीज और है 2 में है ना, संख्या दोष में आ गई कै वगैरह में, एक और है। और 3 में वो है कि, सुन लो, नहीं सुनो, 2 में शायद वो है सामूहिक उत्तरदायित्व है, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है 3 में। और सुन लो, ये 3 में जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ना, वो ही उसकी क्या, सॉरी, ये कौन सा? पद और गोपनीयता की शपथ। हाँ सॉरी, 2 में है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही मंत्रिपरिषद काम करेगा, तो वो उसका कौन सा हो गया? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और 3 में हो गई शपथ और प्रतिज्ञान, और 4 में हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व है, 5 में हो गए वेतन भत्ते, 5 में हो गए वो 6 माह के अंदर अंदर वो बनेगा, और 6 माह बाद में वेतन भत्ते वगैरह। ये आर्टिकल अब सुन लो, अब वो पॉइंट को पूछने लग गया, 1 2 3 4 5, पहले तो नॉर्मल आता था 164 65 ऐसे, अब वो अंदर जा रहा है। अगला हिराला, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड में दिया था, सुन लो, अभी ऐसा कैसा कल परसों सेकंड ग्रेड में आ गया। अब मैंने जो डिजाइन करी है ना, जितने भी क्वेश्चनों की, मैं ऐसे नहीं करा, सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आ रहे, क्योंकि हम उसको खेल को समझ रहे हैं कि भाई ये ऐसे दे रहा। अब आओ, हीरालाल देवपुरा कौन से पद पर रहे? तो मुख्यमंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी, विपक्ष भी, समझ गए? और महाधिवक्ता जिस बैठक में भाग लेता है वो है,
महाधिवक्ता जिस बैठक में भाग लेता है, सुनिए, तो नहीं हाँ, लेकिन भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं करता। तो एक तो आप ये सुनो, इन दोनों को आर्टिकल से मिलाओ। महाधिवक्ता 165 में है, 165, समझ गए, और वो बैठक में भाग लेता है, सुन लो, बैठक में भाग लेता है और मतदान नहीं करता, वो 177 में है। कौन से में? 177 में। वो 177 में बैठक में भाग लेता है और वो, समझे, मतदान नहीं करता। तो दोनों चीजें, एक तो ये सुन लो, अब वो बैठक में भाग लेता है तो विधानसभा की बैठक में भाग लेता है। ये एक्चुअली महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है, ये कानूनी सलाहकार है। कानूनी क्या है? सलाहकार। तो चाहे मंत्रिपरिषद की बैठक हो, चाहे मंत्रिमंडल की बैठक हो, चाहे विधानसभा की हो, तो इनको कानून कौन बनाती है? विधानसभा। उसके प्रस्ताव कहां पर पास होते हैं? तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो वहां पे सलाह देने के लिए होता है। तो सब बैठकों में भाग लेगा लेकिन मतदान नहीं। उपयोग सभी आएगा, नहीं चुन के नहीं। ये तो सलाह, भाई अपना वकील नहीं है क्या? अब तो इसको सीधी भाषा में ये सुन ले, महाधिवक्ता सरकार का वकील है। उसी प्रकार से जैसे तेरा पर्सनल वकील है, तो तू तेरे घर पे ले जा सकती है वकील को। तुम्हारे घर में कोई मान लो लफड़ा हो तो घर पे ले जा सकती है। वहां पे तुम्हारे भाई बंद में सब में बैठा है, वो बैठकर तुम्हें सलाह दे देगा लेकिन बीच में नहीं बोलेगा करके, बस वही बात है। सेम है। मैंने तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को देखा, घर के बाहर ही नहीं। देख लो, संसदीय सचिव का पद कब सर्जित किया गया? आप सुन लो, संसदीय सचिव है ना, का मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में किया गया। वो भी पूछ सकते हैं किसके समय? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 67 में संसदीय सचिव का पद नियुक्त गठित किया था, समझ गए? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ठीक है। अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गया। अब संसदीय सचिव के बाद एक चीज और आएगी। संसदीय सचिव क्या है? तो ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता। और मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता ना, तो इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। इसको शपथ भी कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। और ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही रहता है, काम कुछ नहीं करता। इसका कंसेप्ट क्या चर्चा में अब ऐसे आ गया कि हमारे यहां पे मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सीट है, तो 200 सीट का 15% होता 30। तो मुख्यमंत्री सहित 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। वैसे ही केंद्र में लोकसभा होती है, समझ गए? सेम डिट्टो है भाई। वहां तो आप एकदम जैसे राज्य पढ़ रहे हो तो वैसे केंद्र पढ़ लो, बोल तो सेम है। हो गया, आ गया। तो वो 30 होते हैं। टोटल मंत्री कितने बनेंगे? 30। अब कोई भी आया है ना, तुम्हारा जो विधायक नहीं आएगा, विधायक यानी वो एमएलए, वो विधायक बनने के लिए नहीं आया। हर आदमी मंत्री बनने के लिए आया है। अरे हर विधायक चाहता है कि मैं मंत्री बनूं। अब मुख्यमंत्री की सीमा है कि वो 30 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता ना, तो वो बदमाशी करने लग जाते हैं। जैसे किरोड़ी जी कर रहे हैं, कोई कर रहा है, ऐसे बदमाशी नहीं होता क्या? अपनी पार्टी के विरुद्ध बोलना ऐसे, क्योंकि चंचल होते हैं वो ज्यादा करने लग जाते हैं। अब उस समय क्या, मुख्यमंत्री के पास एक पावर होती है कि उसको दबाने के लिए क्या करता है? उसको संसदीय सचिव बना देता है कि ये भाग्य नहीं इधर उधर, नहीं समझेगा? संसदीय सचिव बना करके उसको मंत्री का दर्जा दे दिया। दर्जा मतलब समझ गए? दर्जा मतलब सुविधा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ दे दिया, लेकिन पावर उसको नहीं है। उसको ऐसे कहते हैं तू थोड़ा सा बहुत काम सीख, अगली बार तेरे को बना देंगे। तो गोली दे दी उसको। आ गया क्या? घर हो गया ना घर। अब उसको पावर नहीं है, आ गया। तो पावर नहीं है तो वो कौन सा आ गया? संसदीय सचिव, बिना पावर का मंत्री। इसलिए पावर नहीं है तो वो मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग नहीं ले सकता। समझे कि उसको पावर नहीं दी। ट्रेनिंग मिनिस्टर है वो, ट्रेनिंग ले रहा है। आ गया समझ में? अब जैसे तुम घर में क्या हो बताओ? नहीं तुम घर, अरे तुम घर में भी पावरलेस ही हो। पावर नहीं, पावर का मतलब तुम डिसीजन नहीं ले सकते। ले सकते तो तुम एक्चुअली क्या होता है, घर की गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सुविधा सारी ले रहे हो, लेकिन गाड़ी लेके बाहर गए ना और वहां पर बोल के आयो कि मैं वहां जा रहा हूं, और तुम्हें मान लो चलते ही तो सब मैं तो पुश कर जाऊंगा, तो तुम वो डिसीजन नहीं ले सकते। वो पावर के लिए तुम ये काम कर रहे हो। अभी तो सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, सबके पास, तुम संसदीय मंत्री तो
अरे नहीं, क्या घर पे बच्चा गाड़ी भी ले जाएगा, सब यूज करेगा, लेकिन उसका खुद का अस्तित्व नहीं है, वो खुद बिना अस्तित्व का मंत्री है। ये लो, संवैधानिक नहीं होता। एक बात और सुन ले, संवैधानिक जो होगा ना, उसको ध्यान सोचने की बात है, जो पद संवैधानिक और वैधानिक होगा, वैधानिक मतलब कानूनी, उसको शपथ शपथ राज्यपाल ही दिलवाता है। नहीं, वो तो परिस्थिति, सुन ले, संविधान का प्रमुख कौन? राज्यपाल। अब आगे पढ़ेंगे, विधिक प्रमुख कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल संवैधानिक और वैधानिक पदों को शपथ कौन दिलाएगा? वो नियुक्ति कौन करेगा? वो। और बाकी कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। तो ये कार्यकारी पद है, कार्यकारी। विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसी विधेयक को राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। अब सुनना मेरी बात, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से विधेयक ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति के पास भेजता है, और ये क्वेश्चन कल परसों भी आया है। बोलो कौन से विधेयक? हालांकि मैंने पहले दे रखा है, ये मेरे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कुछ क्वेश्चन क्या है कि वो बनाए हुए हैं, तो उसको दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो बदलती रहती है, वो चीजें ऐसे है। अब देखिए, कौन, समझ तो गए क्या कौन से विधेयक डिफाइन है? ये एक तो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, कोई की संपत्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अधिग्रहण कर रहे हो, समझ तो गए। और एक उच्च न्यायालय की शक्ति और स्थिति को बदल रहे हो। एक अंतर्राज्यीय नदी, पानी, बिजली संग्रहण वाला मामले हैं, वो सारे के सारे आपको राष्ट्रपति को भेजने पड़े। ये राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है भाई, मतलब किसने क्या कहा राज्यपाल के बारे में, समझ गए? तो इंदिरा गांधी ने तो कहा संकीर्ण प्रांतीयतावाद पर यह नियंत्रण करता है। बात समझे क्या? अरे इनको राज्यपाल को क्यों बिठाया गया? केंद्र में भाई पावर कुछ नहीं है, केंद्र का एजेंट है ये निगरानी रखता है कि कहीं ये मुख्यमंत्री वगैरह कोई द्रोह अपने जैसे, पता नहीं है, प्रांतीयतावाद समझ गए क्या, अपने आप में तानाशाह न हो जाए, इसका मतलब यह है, समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, घर है रियली, अरे पिताजी नहीं है क्या, बच्चों को अलग अलग कर दिया ना। अरे बच्चे समझे बेटे हैं, अलग अलग कर दिया, पिताजी अलग अलग कर दिया, तो पिताजी तो कौन है? केंद्र सरकार, और बेटे कौन है? राज्य सरकार। कि तुम्हारा अलग चूल्हा जला लो, बोलो प्लीज। बाद में पिताजी माँ को नहीं छोड़ते क्या, जा 15 दिन इसके पास रहे, तो पोल लेके आती है वो राज्यपाल है। अरे मम्मी नहीं है क्या, 15 दिन इस बेटे के पास, 15 दिन इस बेटे के पास, तो बहू बेटे सबका चाल चलन देख करके डोकरे को बताती है। ऐसे ही तो परिवार कंट्रोल होता है, वही तो है। स्वतंत्र छोड़ दिया तो बदमाशी कर लेंगे। कभी तुम्हें समझ ये चीजों को देखा ही नहीं, समझे नहीं। अरे हकीकत बात है कि शुरू में बेटा बहू कोई भी हो, उसको शुरू में खुला छोड़ दिया ना माँ बाप ने, तो कहानी गड़बड़ी होगी। थोड़ा थोड़ा उस पर कंट्रोल होता है, बाद में ना उसको समझदार हो जाते तो अपने आप ही करते रहते। ये अपने सारे नियम कायदे सही बनाए हुए हैं, मैं ऐसे विरोधी नहीं हूं। शुरू में क्या आपका बौद्धिक स्तर क्या होता है? खराब, बौद्धिक स्तर अप नहीं होता, तो हम हर चीज को, खर्चे को, सब चीजों को समझते नहीं, तो लास्ट में दुख पाते। ये बहुत बड़ी बात है। ये आ गया तो ये संकीर्ण। पट्टाभी सीतारामैया, मैं कैसे अरे पट्टाभी सीतारामैया ने कहा, पट्टाभी सीतारामैया ने वो कह रहा है ये केवल अतिथि सत्कार का पॉइंट है, और पखवाड़े में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज देता है। अरे ये पद कोई काम का नहीं है, ये आए गए अतिथियों का स्वागत कर लेता है और बाकी अपना रिपोर्ट भेज देता है, ये बोल रहे हो। और श्री प्रकाश करा संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है, ये इसने नहीं कहा, ऊपर के एम मुंशी ने कहा है, सारा मिला दिया। और पायली कहता है राज्यपाल एक सूझबूझ वाला क्या है, परामर्श। समझे? ये गाइडों का नहीं है, गाइड मैंने देखी नहीं आज तक। मैंने सारी किताबें अपनी देख, 2-3 चीजें हैं अपने पास सोर्स, मैं तो खुला बताता हूं सबको। पहला सोर्स है अपना कौन सा? राजस्थान, जो भाई राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा हो, सुजस हो, राजस्थान सरकार नंबर 1। दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब राजस्थान सरकार, और तीसरा हिंदी ग्रंथ अकादमी
और जो अपनी ग्रंथ अकादमी नहीं है, ये क्या है, ये राजस्थान सरकार का ही प्रोजेक्ट है। तो इनकी किताबों का क्या है, कोई गलत भी चीज होना तो कोर्ट में मान्य होगी, तेरी गाइड कहीं भी मान्य नहीं होती। मैं बात बताइए तेरे को, अब जैसे कोई क्वेश्चन मान लो गलत भी हो गया तो प्रमाणित किसका बताओगे, प्रमाणित ही नहीं है भाई, तो आपने ही गलत लिखा तो हम क्या करें। बाकी तुम्हारी कोई भी चीज गलत लिखी हुई तो कोई प्रमाण नहीं है, वो गलती हो गया। तो मेरे सारे सोर्स है वो सरकार के। अब भारत की मैं आपको दिखाता हूं, भारत सरकार की किताब भारत रखता हूं तो वो सारी चीजें उसी का है, अपने वो चीज नहीं, ऑथेंटिक है। अब आओ सरकारी आयोग, अब एक बात ध्यान रख लेना, नॉर्मली में बात है, हमारे केंद्र और राज्य संबंधों पर दो आयोग बने हुए हैं, एक सरकारिया और एक पुंछी आयोग। सरकारिया और कौन सा, पुंछी। सरकारिया और कौन सा, पुंछी। तो सरकारी और पुंछी आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने पर बल दिया है। यह अनुच्छेद 153 में ये कह रहा है संशोधन होना चाहिए। कौन सी सिफारिश नहीं है, राज्यपाल प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, राज्यपाल बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और पूरे न्यायाधीश से परामर्श की जरूरत नहीं है। कहने मतलब सरकारिया ने यह कहा कि राज्यपाल को बनाते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखो। पहली बात तो कौन सी चीज का ध्यान रखो बोलो, कि वो मतलब बाहर का व्यक्ति हो, राज्य का नहीं हो। दूसरा, वो प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो। प्रतिष्ठा का मतलब जिससे क्या उसका भी एक व्यक्तित्व होना, तो मुख्यमंत्री भी थोड़ा घबराता है। अरे समझे, अपना एपीजे कलाम नहीं थे कि राष्ट्रपति बने और सबको मोरों को बनाते हैं। एपीजे कलाम की पूरे देश में भी अपनी क्या थी, एक इमेज थी। तो एपीजे कलाम को प्रधानमंत्री अगर कठपुतली बना देता ना, तो देश की जनता नाराज हो जाती। बाकी तो कोई जानता ही नहीं ना कठपुतलियां हैं। तो ये कहता है ऐसा व्यक्ति हो जिसको जनता जाने, तो उसका भी एक व्यक्तित्व होता, तो उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती ना, तो इसका प्रभाव बना रहता है। नहीं समझे बात, समझ गए कि नहीं समझे। तो जैसे मैंने एपीजे कलाम का आपको उदाहरण दिया, वो जन राष्ट्रपति था। जन राष्ट्रपति लोग उसके, भाई आज पूरा देश है उसका आदर्श है वो, तो उस समय वो आदर्श था, तो उसकी बात को अवहेलना करने का मतलब आदर्श की अवहेलना, तो आदर्श से प्रभावित होता तो विद्रोह हो सकता है। ये यही कर, अब क्या बता रहा हूं, एक बार इस पे हो गया कि प्रतिष्ठित व्यक्ति वाला हो गया। तीसरा अनुच्छेद 153 क्या है बोलो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों। पहला नंबर है 152 में राज्य की परिभाषा। 53 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल संवैधानिक नियमों के अनुकूल क्या करेगा काम। तो वो कहता है वहां पर आप नियुक्ति वगैरह ना, उसका सारा पॉइंट सही ढंग से लिखो और उसमें संशोधन करो। ये उप मुख्यमंत्री का पद प्रावधानिक है बोलो, तो अब देखिए वही बात आ गई, उप मुख्यमंत्री भी है ना, वो भी कार्यकारी है। संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, विधान में उसका उल्लेख नहीं है, कार्यकारी है। मतलब उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। उप मुख्यमंत्री का पद न तो संविधान में न विधान में। आप सुन लो, उप मुख्यमंत्री एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है, कैबिनेट मंत्री के रूप में होता है वो। इसलिए जैसे ये दो उप मुख्यमंत्री बनाए थे, तब कोर्ट में उनको चुनौती भी दी थी कि इनको शपथ वो कैबिनेट मंत्री के रूप में लेता है, इनका कोई वैसे नहीं, ये तो एज ए सहायक के रूप में। कार्य का निर्धारण नहीं होता, पावर होती है। संविधान में उल्लेखित है वो कौन से संवैधानिक, विधान मतलब जिसके लिए कानून बनाना जरूरी होता है वो कौन सा होता है, वैधानिक। और जो व्यवस्था के लिए बनाते हैं वो कौन सा था, कार्यकारी। अब संसदीय सचिव भी क्या है, कार्यकारी। और ये भी डिसाइड नहीं होती, डिसाइड तो अब मुख्य सचिव की समितियां होती है कि भाई कौन सी चीज किसमें होनी चाहिए, किसको पावर देनी चाहिए, तो कई चीजें प्रोसेस से गुजर, एक थोड़ी होता है। हाँ, राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, समझ तो गए। अब सुन लो, जन अभियोग का मतलब जनता, अब तुम्हारे किससे जुड़ेगा टॉपिक, तुम्हारा संपर्क पोर्टल से भी जुड़ सकता है। पब्लिक ग्रीवेंसेज है, पब्लिक ग्रीवेंसेज होते हैं, उनका निराकरण कौन करेगा, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम। तभी तुम्हारा संपर्क पोर्टल आएगा आगे, तो संपर्क पोर्टल का लास्ट कंट्रोल 181 नंबर पर वहीं पे तो है, वो है।
राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ है तो चारों हैं, एस.के. सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है, निर्मलचंद जैन और दरबारा सिंह है। अब सुनना मेरी बात, वैसे इनको चारों खत्म हुए हैं, चारों क्रम से भी पूछ सकते, तो सबसे पहले दरबारा है। सबसे पहले कौन है? हाँ, एस.के. सिंह, शैलेंद्र सिंह तो है। हो गया। अब है दरबारा सिंह पहला है। अब दरबारा सिंह का कार्यकाल सबसे कम है, ये 13-14 दिन ही रहा, वहीं पे खत्म हो गए। तो दरबार सिंह, बाद में निर्मलचंद जैन आए, बाद में एस.के. सिंह, बाद में कौन सा ये कौन है? प्रभा राव। अब प्रभा राव, अब इसी क्वेश्चन को फिर बना देता है कि प्रभा, मतलब लेडीज के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया कि कौन लेडीज के परिप्रेक्ष्य में कौन मतलब पद पर खत्म हुई, तो वो प्रभा राव होगी। आ गया। अब आओ कौन से विकल्प देखो। अब क्रम वो कालक का क्या बोला, कौन सा विकल्प राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यकाल का कालानुक्रम सही है? देवजोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर। चलो, अरे भाई मैंने बताया अभी, वही क्वेश्चन है सेम, और आया हुआ अभी क्वेश्चन है। पहले देवजोशी आए, बाद में भैरव सिंह जी आए, बाद में बीच में कौन आया? जगन्नाथ पाड़िया, 1 साल के लिए बना, बाद में कौन आ गया वापस? शिवचरण माथुर आ गया। आ गया क्या? शिवचरण माथुर के बाद में हीरालाल देवपुर आया, बाद में कौन सा? देवजोशी, और शिवचरण माथुर। मंत्री परिषद कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है, बोलो। मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है, बोलो। राज्य मंत्री परिषद में नियुक्ति के लिए अपने पार्टी के अध्यक्ष के नामों को संस्तुतित करना, नो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, अब सुनो, मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए अपने पार्टी अध्यक्ष को नामों की संस्तुति यानी रिपोर्ट करना, बल्कि ये राज्यपाल को रिपोर्ट करता है। कैसे? बोलो एक बार, बोलो। आर्टिकल 164 के अनुसार है कि कौन करेगा? कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर वो मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति। तो वो संस्तुति यानी रिकमेंड किसको करेगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल को। आ गया। अब बाकी आप देख लिए, मंत्री के विभागों का आवंटन के लिए नामों की अनुशंसा करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है, कार्यकलापों में मार्गदर्शन ये करता है। अब आओ, ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए साहब, कौन से? बोलो। ये हो गए तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस के। कौन से? पॉलिटिकल। वैसे पेपर बताओ कैसा था? कोई से पेपर वो कम नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि इन पेपरों को भी तुम सही ढंग से कर लो ना तो बहुत है। लेकिन इसके लिए ये है कि घर पे जाते ही फिर नहीं डाला इसको, इस पे आज पूरी रात लगी चाहिए, वर्क होता है, तब जाके वो टॉपिक्स क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। अगला बात देखिए, राजस्थान को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बोलो। तो 1 2 3 4 ये क्या? पूर्व से पश्चिम, 1 2 3 4 3, ठीक है। अब आओ निम्नलिखित में सुमेलित करो, बोलो। ये भी 1 2 3 4 है। मरुस्थलीय, प्री कैम्बियन, या पढ़ते ही हो भौतिक विभाजन में। बालखान बालू का स्तूप के बारे में सत्य है, ये अधिकांश बरखान स्थानांतरित तो होंगे, ये वनस्पति युक्त नहीं होते, ये अर्धचंद्राकार वाले हैं। तो ये तो एक और कौन सा आ गया? 3। कथनों पर विचार कीजिए। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च, मतलब कौन सा सर्वोच्च? कुंभलगढ़ नहीं, कुंभलगढ़ नहीं है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। बोलो क्लियर है क्या? कुंभलगढ़ किसका नहीं है? बोराट का नहीं है। वहां पर कौन है? जरगा। अरे बोराट का पठार कहां पर है? जरगा। बोलो कहां से? बोराट का पठार कहां पर होगा? गोगुंदा और कौन सा? कुंभलगढ़। गोगुंदा और कुंभलगढ़, ऐसे है वो। मेरी बात सुन लो पहले, एक एक चीज क्लियर करो, आप ऐसे मत करो, मैं सब बता दूंगा। लास्ट अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश में अरावली आ गई। अरावली है, अर्बुद प्रदेश में कौन सा? अरावली। वहां पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गई, और कौन सी शहर हो गई? गुरु शिखर और कौन सी शहर आ गई क्या? बाद में अचलगढ़ वगैरह जो भी कुछ है वो हो गई। आ गया। अब उसके बाद वहां पर उड़िया क्या हो गया? पठार हो गया। उड़िया क्या हो गया? पठार हो गया। हो गया। और पिंडमाट पर्वत वगैरह कुछ ऐसे करके हो गया। उसके बाद में दक्षिण अरावली आ गई। कौन सी आ गई? दक्षिण अरावली में कौन सा? उदयपुर वगैरह आ रही है, सारा गिरवार, जरगा, ये सारी देश सरोरिया आ गया। बाद में वहीं से गोगुंदा, कौन सा? गोगुंदा। गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद तक, ये कौन सा? बोराट का पठार आ गया। कौन सा गया? बोराट।
बुराठा गया। तो इस कड़ी में आपकी जरगा है। यहां पर ऊंची चोटी कौन सी है? उदय। दक्षिण वाले में कौन है? जरगा। दक्षिण वाले में कौन है? जरगा। आ गई क्या अब तो? और चौथा बाद में इधर की साइड में कौन सा आ गया? ये आ गया मध्य अरावली। मध्य अरावली में सबसे ज्यादा कौन से? वो क्या बोलते हैं तुम्हारा? अरे गेप है एक तो, और एक मध्य अरावली में सारे वो हाँ, अरे वो नहीं रहे। अरे एक तो गेप है, एक दर्रे, सबसे ज्यादा दर्रे हैं। दर्रे हो गए, अब वो गेप हो गया। अब सुनो, वहां पर आपकी सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी कौन सी होगी? नागपहाड़ हो गई आपका। कौन सा वो? तारागढ़ हो गई, मरियाजी हो गई, ये सब आ गई। फिर आप आगे कौन से? उत्तर आ गए, तो उत्तर में ये रघुनाथगढ़ हो गई। ऐसे अब आया कौन सा सही नहीं है। आगे देखो, कालीसोत सुन लो, झील है। अब वैसे तो छप्परवाड़, इसमें कौन सा? आनंद सागर कहां पर है? बांसवाड़ा। और दूसरा हम कालीसोत कहां पर है? बारा। भीमतल कहां पर है? झालावाड़। बूंदी में है भीमतल। तो 1 और 3 है इसका, 1 और 3। छापरवाड़ा वही है, छापर झील। हाँ, अरे तो तभी तो कैंसिल हो गया ना। तो मैं कैंसिल की तो बोल रहा हूं। अरे कौन सा सही है? अबे छापरवाड़ा छापरताल ही है। हाँ, अरे मैं कह रहा हूं उसको कैसे बोल दे। ताल, छापर गांव में ताल थी, इसलिए उसको नाम दे दिया छापरताल। या उल्टा करो तो ताल छापर। वैसे बोले तो छापरवाड़ा। छापर गांव का नाम है वो, और उसमें वो झील बड़ी, वैसे ले उसका नाम है छापरताल या ताल छापर। आ गया क्या? अब सुनो, आनंद सागर कहां पर है? बांसवाड़ा। और भीमताल है ना, भीमतल, ये बेसिकली बूंदी वाला कौन सा एरिया उसमें है। और कालीसोत कहां पर है? बारा। आ गया। निम्नलिखित अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से क्या है? नीचे। कमलनाथ से तो ऊंची, और अचलगढ़ से क्या है? नीची। अब देखिए, बेसिकली रघुनाथगढ़ होगी। कौन सी होगी? कमलनाथ से तो क्या हो गई? ऊंची। और कौन सा? कमलनाथ कहां पर हो गया? अलवर में है क्या कमलनाथ? उदयपुर। और ये आपका हो गया रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर वाली। निम्न कौन सा एक राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? दक्षिणी पूर्वी का बोलो तो ये अर्धचंद्रा का। अब सुनो, ये तीनों किसका भाग हो गई? अब देखो, ये भाग भाग क्वेश्चन आ रहा है। ये तीनों है ना, ये बेसिकली अपने दक्षिण पूर्व अरावली, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। अरावली नहीं, दक्षिण पूर्व राजस्थान। ये ओवरऑल मालवा का पठार। कौन सा? मालवा पठार। मालवा पठार के 2 भाग हो गए, विंधन कगार, और दूसरा आपका कौन सा? दक्कन लावा। ये लो, अबे हर परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है दक्कन लावा। अब ये करा विंधन कगार, वो बेल्ट है जो चंबल है। तो लाल चंबल डांग वाला एरिया है, सीधा सीधा ये डांग है, चंबल नदी जा रही है। और सुनो, दक्कन लावा है ना, ये वो एरिया है गगधार। गगधार, गगधार में गगधार कौन सा हो गया? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। और शाहबाद कौन सा हो गया? बारा। शाहबाद कौन सा हो गया? बारा। और अर्धचंद्राकार भी कहां पर है? बारा में। आरामगढ़ की पहाड़ियां जो भी है, जिसको सर्प वो कौन है? नहीं, सर्प के परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है उनको। अरे अर्धचंद्राकार, वो सर्प के टाइप के है वो। हाँ, खोले जो, हाँ वो घोड़े। तो ये टोटल हो गई। अब ये रामगढ़ है ना, ये आपका उल्कास्म झील है। ये लो, उल्कास्म झील है, समझ गए? अब सुनो और भी, ये दक्कन लावा। लावा क्या होता है? काला। तो ये काली कपासी मिट्टी का है। अब सुनो, इधर विंधन का रंग कैसा? लाल। तो इधर लाल है, और इधर ये पड़ोस में जाती है तो काली, इसमें मिल जाती है तो लाल काली। तो चंबल का बेल्ट लाल काली का है। ये सारा समझ गए? ये टोटल आपका कंसेप्ट। और अगर अब इसमें एक ही जगह से सारी चीज कर सकते हैं। यहीं पर ये पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पठारी। अरे भाई, पठार हो गया ना ये, तो पठारी क्षेत्र मालवा का पठार, इसी को आप हाड़ौती पठार बोलते हो। क्या बोलते हो? हाड़ौती।
तो यहां पर तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है, क्योंकि पठार का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, वो मरुस्थल की तरह होता है। या तो 36 सेंटीग्रेड तापमान कहां पर है, बोलो इधर मरुस्थल, जल्दी तो गर्म और जल्दी क्या हो गया, ठंडा। या फिर नंबर 1 कौन सा, बोलो डांग, कौन सा, डांग। तो इधर तो कौन सा आ गया, पठारी, और इधर धौलपुर वाला ना, ये सारा बेल्ट कौन सा 36 डिग्री का है, कौन सा, ये तो हो गया बताया ना उसमें अभी शिरोई में। हाँ शिरोई, भले इसमें बीच वाले में है ये। देवगढ़ तो है प्रतापगढ़ में, राजसमंद में। देवगढ़ तो राजसमंद में है, तो राजसमंद वाला वो बेल्ट हो गया। आ गया क्या। अब इसको, अब बताऊं आपको, 20-20 दिन टीचर लगाते हैं इसमें, 5 मिनट में नक्शा इसका बनता है। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें थोड़ा सा बदलाव लाओ, पढ़ने का मैथमेटिक्स तरीका लाओ, वैसे मत करो, क्योंकि तुम लोग अभी भी है ना, इसको राजस्थान में से नहीं कहता, ऐसे होता है, ऐसे चलता, धीरे धीरे हो रहे हैं। अब आया राजस्थान की एक नदी, तथ्यों को, ऋषभ देव के निकट बिच्छामेड़ा से उत्पन्न होती है, गोमती और सारणी इसकी सहायक नदी। अब देखो वो जो अपन पूछ रहे थे वैसे ही है। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, देखिए ये कॉन्सेप्ट आ गया है, ये अपना लास्ट वाला क्षेत्र है, ये लास्ट, ये है, मैं ऐसे ही, मेरे को मेप नहीं आता खाली, ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है। बोलो क्लियर है क्या, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये कौन सा, प्रतापगढ़ है, कौन सा है, प्रताप, और ये कौन सा, उदयपुर है। आ गया उदयपुर, आ गया। अब ये कौन सा, देखिए माई नदी है, ये माही, तो माई नदी महंद झील से आई और यहां से आते हुए यहां तक आ गई। अब ये बिच्छामेड़ा उदयपुर से कौन से आ गई, सोम, बिच्छामेड़ा उदयपुर से कौन से आ गई, सोम। अब ये सोम आ गई, बिच्छामेड़ा उदयपुर में सोम आ गई, और प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी से कौन से आ गई, जाखम, ये जाखम आ गई, ये लो, तो सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम हो गया। आ गया क्या। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, अब इस पे और भी बना सकते हो। अब सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, सोम और कागदर, समझे, सोम कमला अंबा, ये 1000 बार क्वेश्चन आ गया। सोम कमला अंबा कहां पर है, डूंगरपुर, अंबा। अब सुनो, सोम कमला अंबा तो और सहायक नदी हो गई, कमला अंबा, तो ये कहां पर है, डूंगरपुर। सोम कागदर कहां पर है, उदयपुर। जाखम बांध परियोजना कहां पर है, चित्तौड़गढ़। माई बजाज सागर कहां पर हो गया, बांसवाड़ा। इसी का कड़ारा मान सारी चीज कर सकते। अब हम क्या है, हमने क्या काम किया गलत, जो गलत हुआ, भौतिक नदी को अलग छोड़ दिया, यार यही कर दे सारा काम, जो कौन सी जा रही है इसमें। अब यहीं पर ये एरिया टोटल हो गए ना, यहां पर मिट्टी पहाड़ी एरिया, तो लाल लोमी मिट्टी होगी, कौन सी मिट्टी, लाल लोमी, लाल लोमी मिट्टी होगी, वनस्पति वगैरह सब दिखा सकते हो आप। आपको पढ़ना थोड़ा सीखो, इनको ऐसे करो, लास्ट में जाकर ऐसे देखो कि इनको कॉन्साइज करो सारी चीजों को, तो एक मुट्ठी में आ जाएगा। ज्ञान का एक नियम होता है कि जो आप पढ़ते जाते हो ना, शॉर्ट होता जाएगा। जो आदमी विस्तारित कर रहा है ना, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। तभी तो आरएस में साफ साफ 15, 50, 100 शब्द के प्रश्न लिखने होते हैं कि तुम्हें गागर में सागर बनना है। वो ऐसे हर आदमी थोड़ा लिख सकता है। और सुनो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आप इनमें कहता 10-10 पन्ने बढ़ने हैं, ये फर्क है। तो ये लो हो गया। अगला देखो, बोलो कौन सा है, हो गई सोम। अच्छा, साबरमती कहां से निकल रही, अब सुनो, साबरमती उदयपुर, दक्षिणी उदयपुर से निकलती है। अब साबरमती के बारे में साफ कहा जाता है कि साबरमती कौन सी निकलती कहां पर है, राजस्थान, और बहती कहां पर है, गुजरात। बहती कहां पर है, गुजरात। अब साबरमती का आजकल क्या कर रहे हैं बताएगा, ये सही परियोजना ना उसके साथ जोड़ रहे हैं, और जोड़ करके इसको जवाई बांध में ला रहे हैं। आ गया। इधर जाखम बताई दिया तुम्हें, छोटी सादरी वाली, पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है। पश्चिमी बनास कौन सी, सिरोही। में कौन सा सुमेलित नहीं है, बोलो, लूनी बेस्टिन, यह है नागौर उच्च भूमि, डोरा पर्वत, मतलब ही नहीं है। डोरा पर्वत वही आ गया, कौन सा, सिरोही। डोरा पर्वत कहां पर है, सिरोही। अब लूनी बेस्टिन नेहड़ आ गया, और ये शेखावटी में जोड़ आ गए, घग्गर प्रदेश नाली आ गया,
लूनी मशीन में नेहड़, और इसको वो भी बोलते हैं ना बेरी। है? अरे कुआ नहीं होता क्या, कुआ, उसको बेरी बोलते हैं वो लोग। है? हाँ, शिरोई में सुंदा माता तो इधर आ गया, वो 56 पहाड़ियां है, 56 पहाड़ियां, नाकोडार वो अलग हो गया। आ गया क्या? अब सुन लो, अब ये एक्चुअली तुम्हें ना पता है क्या क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, डोरा पर्वत तो बीच में लिया है। नेहड़ बेरी है ना, मतलब नेहड़ मतलब कौन सा कुएं टाइप होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, नेहड़, या क्या बोलते हैं, बेरी। कौन से में? लूनी बेसिन में, गोडवाड़ में। और शेखावाटी में जो होते हैं कौन से होते हैं, जोड़े। कौन सा होता है, जोड़े। घग्गर मैदान में नदी कौन सा होता, नाली, तो वो स्थानीय नाम दिया है वो। क्या नागौरी उच्च में लवणीय मृदा होती है? हाँ, तो वही तो कुएं टाइप बड़े हुए ना, जैसे जोड़े, तो इधर बना, थोड़ा बहुत आकार तो देना पड़ता है। वहां पे छोटी छोटी बेरी कुएं होते हैं, छोटे छोटे, जिसमें पानी टांके टाइप इकट्ठा करते हैं ना, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं। निम्न कौन सा दक्षिण अरावली के शिखर में है? बोलो। दक्षिण अरावली के शिखर है, बोलो तो। 1 नागपानी और 3 लीलागढ़। अब सुनिए, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा है, दो ऑप्शन है। बानगढ़ अपन को पता है, दो सा है भाई। नागपाड़ आपको पता है अजमेर है भाई, नागपाड़ का अपर हो गया अजमेर, तो ऑटोमेटिक भी निकल सकता है। अब जैसे कई बार मान लो अपन को नागपानी का और लीलागढ़ का पता नहीं है, मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं। अब हमें ये पता है कि दो ऑप्शन है सबके सबके, तो 2 को हटाओगे तो 2 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये कई बार कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जैसे अब तुम कहते हो मैं कौन से क्वेश्चन पे टंपा मारूं, कौन से पे नहीं है, ऐसे बोल रहा हूं। अगला, अच्छा वैसे तुम इसका करना चाहो तो क्या करोगे, बोलो। ओकवन, ये नागपाड़ है, नागपाड़ से क्या क्या निकल रहा है भाई? लूनी और रूपनगढ़, रूपनगढ़ नाला सांबर में आ रहा है। रूपनगढ़ नाला कहां से आ रहा है? सांबर। और यहीं पर ये रूपनगढ़ हो गया। नागपाड़ पर ही आपका कौन सा वो गांव नहीं था क्या, किसका, देवनारायण जी वाला, देवमाली। चलो आ गया। तो रूपनगढ़, यहां पर आपका रूपनगढ़ में वो एक और है, विकल्प से पूछा, एकीकृत कौन सा, वो केंद्र सरकार का ना, फूड प्रोसेसिंग एक्सलेंस सेंटर। अरे फूड प्रोसेसिंग एक्सलेंस सेंटर है, ये लो, तो ये निकाल सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, ये क्या था कि अगर बैठा ना आदमी, अब ये बताऊं तुम्हारे सबसे बड़ी कीड़ा या खराब स्थिति लग गई ना, आपको बताऊं क्या लग गई? प्रैक्टिस बुक बताओ कोई। नहीं तो क्वेश्चन, क्वेश्चन का है कि तू एक में खुद ही बना ले, 1000 बना दूं मैं एक में। मैं एक इस पॉइंट पे कोर्स लाके खत्म कर दूं, लेकिन वो क्या करेगा, ये फालतू की चीजों को पढ़ता है, उसको खुद खुद को दिमाग को खर्च नहीं करता। ये बताओ इससे क्या होता है, बताऊं। अब जब मैं जबरदस्ती याद करता हूं, जबरदस्ती याद करता हूं, ये दिमाग की कसरत है। अब कोई चीज को तुम इजी गोइंग छोड़ दो, नहीं, मैं दिमाग में ऐसा था रूपनगढ़ यार किस किस के लिए है, तो उसका ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पोस्ट्री सारी निचोड़ निकाल दिया। पर जोर तो लगाए, ये हो रहा है। अब आया कौन सी झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, ये आपको बताइए भाई। वो कौन सा, ताल छापर। अब ताल छापर वैसे भी देख सकते हो, चूरू बीकानेर वाला एरिया वो धस रहा है, वो थोड़ा जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब ताल छापर पे वैसे आपका कौन सा, बोलो, खारा पानी यहाँ पे डेवलप है, तो उसकी वजह से आपका मैंने बताया था कौन सी, जूमिंग। अरे अरे वो है ना गुलाबी क्रांति झींगा मछली। और आपको बता, ताल छापर पर ही हमने वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान भी बनाया है। वन्य जीव प्रशिक्षण। अब बाल समंद कहां पर है? जोधपुर। बजाज सागर आपकी होगी माई बजाज सागर बांसवाड़ा, और भोपाल सागर चित्तौड़।
अब भोपाल सागर चित्तौड़ हो गई, अब भोपाल सागर पे वो मेवाड़ शुगर मिल, माई बजाज सागर हो ही गया, माई बजाज सागर बांध हो गया, माई बजाज सागर क्या हो गया बांध। और सुन लो बालसमंद झील हो ही गई वहां की, होता है आगे। किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा है, बोलो हिंगलाज का मगरा। अब ये मगरा नहीं क्या मगरा, अरे मगरा, ये आपके कौन से लूणी बेसिन में मिलेंगे मगरा, मगरा वगैरह सारे के सारे कौन से, क्योंकि बोलो कौन सा बोलो। अब देखो छोटो, मगरा क्षेत्र नहीं पढ़ा क्या आपने, कौन कौन सा, है मगरा कौन सा क्षेत्र है, मेरवाड़ा वाला है ये। ब्यावर, ब्यावर तो जानेंगे क्या, ब्यावर के इस साइड में जा रहा है पाली, ब्यावर के इस साइड में जा रहा है राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ये लो, पहले इसमें अजमेर आता था, अजमेर क्योंकि ब्यावर किस में पड़ता था, अजमेर में। तो ये एरिया कौन सा है, मगरा। मगरा कौन सा क्षेत्र हो गया, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके जो पिछड़ा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो जिसको अब सुनो, इधर तो हो गया मगरा, इधर हो गई है मध्य अरावली, जहां पर क्या है बर, बताया तो था बर पखेरिया, ये सारे सारे बर पखेरिया, ये सारे आगे, ये बीच के गेप कौन सा वो है ना आपके दर्रे, हाँ वो। अब इसको ओवरऑल रूप से स्ट्रीम बोल दिया मेरवाड़ा क्षेत्र। ज्योग्राफी का ये मगरा क्षेत्र, हिस्ट्री का ये कौन सा मेरवाड़ा क्षेत्र, और अरावली का ये कौन सा क्षेत्र, मध्य अरावली। अब ये इकोलॉजिकल है भाई जी। अब हम क्या है उसको, तो ये टोटल, अब आप इसको देखें एक बार मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अब अपन को देखें मगरा वाला ये एरिया है, ये एरिया तो कौन सा बागड़ वाला एरिया है, कौन सा बागड़, ये एरिया कौन सा बनास वाला एरिया, बनास का इधर ही चला गया, और ये चंबल का अलग ही चला गया। ये लो तो लोनी का हो गया मगरा, ये आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इन क्वेश्चनों को मैं ऐसे कह रहा हूं कि कई जगह ना, ये आरपीसी का आए हुए क्वेश्चन है, कई जगह आप ऑप्शन को देखकर काम कर सकते हो, जिसमें बोलते हैं ना टंपा देना है, तो वो 99% सेट जाएगा। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम है, दक्षिण आरोही कौन सा बोलो, कम से, तो जालोर जयपुर और कोटा ऑटोमेटिक हो गया। अब इसको ऐसे, अब इसमें देखिए कम से ज्यादा है। अब सुनो, अपन को कुछ नहीं करना, ये था कहां गया, अब देखो ये, अरे यार क्या हो सकता, ये लो, ये अब अपन को ये राजस्थान है, हो गया। तो हमने सीधा सीधा सिस्टमेटिक पढ़ा है, ये अरावली हो गई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कहां से आए, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण, सीधा सीधा पड़ा है। टेम्परेचर भी ऐसे ही कर सकते। तो ये अब आ गया पश्चिम में, कौन सा आ गया, जालोर आ गया, कौन सा आ गया जालोर। हाँ मैं इधर की साइड में बढ़े तो कौन सा जयपुर, जयपुर के बाद नीचे की साइड में गए तो कौन सा कोटा, झालावाड़ वाला वो एरिया हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बागड़ के उप प्रदेश है। बागड़ समझ गए, ऊपर वाला बांगर। अब देखिए इसको भी क्लियर कर लीजिए, इसको एक्चुअली बोलते हैं दुर्गा, ये राजस्थान है सुनो, ये पश्चिमी राजस्थान, सॉरी ये अरावली तो बीच में खींच रहे हैं, ये आपका बालू का स्तूप वो आ गया, जो भी, ये आपका कौन सा आ गया सुनिए,
वो अर्ध शुष्क, कौन सा? अर्ध शुष्क। अब देखिए सुन लो, अर्ध शुष्क आ गया। अब ये ऊपर ही ऊपर का क्षेत्र है ना, बांगर है। यह कौन सा हो गया? नागौर उच्च भूमि है, उच्च हो गया। नागौर उच्च भूमि के बाद कौन सा बोलो? गोडवान, गोडवान प्रदेश हो गया, लूणे वेशिन हो गया। कौन सा हो गया? लूण। अब हम बोले ये बांगर कौन सा? ऊपर से हनुमानगढ़ से लेकर इधर शेखावाटी वाला एरिया, ये सारा कौन सा? इसको दूसरी भाषा में अंतःप्रवाह भी बोल सकते। अब ऊपर वाला नहरी हो गया, वो अंतर प्रवाह हो गया, या बांगर हो गया। अब तुम कहोगे बांगर, ये है बागड़। अड़े 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 मतलब वो बांग, और अड़े, अड़े का मतलब उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, तो ये ऑटोमेटिक हो गया। अब सुन लो, इससे आगे बोली भी पढ़ोगे ना तो वो बांगरी या बागड़ी। बागड़ तो वो बा लगा देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अड़ी, अड़ी एक के नीचे, तो सीधी सी बात है, एक के ऊपर बिंदी लग रही है ना, वो तो है ऊपर बांगर, और नीचे बिंदी लग रही है वो नीचे पड़ा है। ये कंफ्यूज खत्म। हाँ, ऊपर बिंदी ऊपर, नीचे बिंदी नीचे। ये नागौर उच्च भूमि। ये तो हमने तो, आप 2000 की बात आरएस दे रहे थे, तो सिएटल उस समय डब्ल्यूटीओ का अध्यक्ष था। अब याद नहीं होता, डब्ल्यूटीओ का अध्यक्ष था, डब्ल्यूटीओ बना था उस समय, तो उसका आता ही था उस समय सिएटल वार्ता आई 2000 में तो डब्ल्यूटीओ का अध्यक्ष सुपाचाई पानिच पाकड़ी था। सुपाचाई पानिच पाकड़ी। अब मैं बताऊं, अब तक याद है मेरे, 25 साल हो गए। सुपाचाई पानी से, अब कैसे याद हुआ? मैंने कहा यार ये तो क्वेश्चन तो आएगा, इसका करें क्या? तो उसको 3 भागों में तोड़ा, वही साइंस। 3 भागों में तोड़ा। सूप पचाई पानी की पकौड़ी, सूप पचाई पानी की पकौड़ी, तो सुपा चाई पानी पाकड़ी। पर हम इसको तो खर्च करते ही नहीं, इसको तो वापस ले जाके देंगे कि भगवान हमने तो इससे नीचे नीचे ही खर्च किया था, ऊपर छेड़ा ही नहीं। वो सवाई सिंह कभी कभार छिड़वाता था। कुछ तो सोचे यार। पर पढ़ने यार, एक बताओ, मतलब पढ़ने के बाद कोई भी लाइन पे आत्ममंथन तो करे। आसाम को के क्या है ये चीज यार, कुछ तो है। ये ऐसे ही बने सारे। अब वो सारा हो गया, अरावली वाला, नागौर वाला, अरावली श्रेणी सभी प्रकार। अब अरावली में ये पता ही है, अब अरावली खनिज है। अब देखो, ये अरावली है, मान लो ये सिरोही हो गया, समझ गए? अब तो खनिज की बात करो, बता रहा हूं अजय। ये सिरोही दक्ष हो गया ना, अर्बुद कौन सा बोलो क्या है? यहाँ पे क्या है, तुम एक बार बोलो। होगी ग्रेनाइट। वाल्टा गांव, वाल्टा गांव में टंगस्टन। सबसे वाल्टा गांव में कौन सा गया? टंगस्टन। बाद में आप दक्षिण अरावली में आ गए, उदयपुर एस्बेस्टस, चांदी। आपका कौन सा चांदी के बाद कौन सा? जिप्स, वो है ना शीशा दस्ता, कैलसाइट। ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए, कैलसाइट वगैरह जो बता रहा हूं। इधर इधर आप इस साइड में आ गए, कौन सा? बांसवाड़ा, आनंदपुर, भूकिया, कौन सा? सोना। कौन सा? सोना। राजसमंद आ गए, राजसमंद में तुम्हारा क्या आ गया? ग्रेनाइट आ गया। कौन सा आ गया? ग्रेनाइट। और वही शीशा दस्ता वगैरह तो मिलेगा मिलेगा, भीलवाड़ा, रामपुर, आगूचार, ये सब। अजमेर आ गए, ये आपका अजमेर आ गया, तो अजमेर बोलो। फेल्सपार, फेल्सपार कहां पर हो गया? अजमेर। इधर जयपुर आ गए, जयपुर में लोहा, अरे नीमला, रायसेला, और कौन सा? मोरिजा, बनोल, तो कौन सा? लोहा। इधर भी आपका कौन सा? लोहा। और बाद में खेतरी में तांबा। इधर अलवर साइड में कौन सा? खोदरीबा, अलवर। तो सारी चीज को एक साथ कर सकते, लेकिन नहीं पढ़ा ना। मेरे वाले भाई सी माथा दुखता है तो भाग जाते हैं,
इनको चाहिए राम राम से। लोहा मोरिजा बनोल जयपुर में मिलता है, ऐसे ये मूर्खानंद, इतनी वर्ष हो गए पढ़ते हुए। मतलब रियली यार, वो तो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को बताया जाता है कि राम पानी पीता है। मूर्खानंदो, परिवर्तन ला ही नहीं रहे, भागे लोग तो कहां जा रहे। क्या कौन सा तीनों सही है तो कौन सा? सभी प्रकार के नहीं है, मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं यहां पे भाई, मूल्यवान खनिजों के लिए सभी प्रकार के तो सारे आ जाएंगे। ये एबीसी तीनों सही है। नागौर भूमि लवणी जिले। अब सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं इसके बारे में कि भाई एक लाइन तुमने खनिज की बनाई, अब देखो पूछ भी क्या रहा है, मिक्स करके पूछ रहा है ना। दूसरा 20 नागौर लवणीय भूमि आंतरिक जलवाह प्रवाह बनाया। बोलो आंतरिक जल प्रवाह पर ये बेल्ट में अभी भी रघुनाथ, मैंने क्या बोला था कि नागपाड़ से कौन सी आई? रूपनगढ़ नाला। कौन सा? रूपनगढ़, समझ गए। इस साइड से बाद में मनोरपुर दोसा, मनोरपुर तापुरा से आपका मंथा मेडा, मंथा मेडा, ये दोनों नाले आए। ये दोनों नाले आकर कहां पर मिल गए? सांबर में। ये सांबर में मिल गए तो आंतरिक जल प्रवाह नहीं है क्या? आ गया। राजगढ़ चूरू में आकर कांतली खत्म हो गई। राजगढ़ चूरू में आकर के कौन सी खत्म हो गई? कांतली, खंडेला पहाड़ी से निकल करके, समझे? बता रहा हूं मैं, ये तुम्हारे पड़े हुई। अब ये सारी चीजें, अब लवणीय झीलें आप गिनते जाओ पश्चिमी राजस्थान में, नागौर में। अभी अपने लवणीय झीलों के लिए सबसे ज्यादा कौन है? नागौर। नागौर उच्च भूमि का मतलब है नंबर 1। अभी अभी ताल छापर पड़ रहे थे। रेवासा कहां पर है? सिक्कर। डेगाना, डेगाना कहां पर है? नागौर। पड़ियारा कहां पर है? नागौर। डीडवाड़ा कुचामन होगी, सांबर बॉर्डर में आई गया, तो ये सारी की सारी खारे पानी, लेकिन वो झील तो अलग है। अरे क्या कर रहा है? झील ऐसे होता है 1963 में नहीं, मतलब इन टीचरों को कोई पूछे, इन गाइडों को पूछे, भाई जी कब आया था? 25 साल में हमने तो कभी देखा नहीं, कौन सी साल बनी? मैपिंग करता नहीं, जोर आता है भाई इसमें। ये लो, और ऊपर वाला लोड़ी बेसिन, वो सॉरी घगर का मैदान ऊपर हो ही गया। घगर का मैदान, अब ऊपर वाला ये एरिया है, ये आपका कौन सा है? सुन लो, ऊपर वाला बोल रहा हूं, 1 मिनट देखिए, 2 मिनट के लिए। ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़। अरे ये गंगानगर, अरे ये कौन सा? हनुमानगढ़। अब गंगानगर का ऊपर वाला टच है ना, वो पंजाब के, 1 मिनट बात नहीं, पंजाब के टच होता है। तो ये पंजाब के जो टच होता है वो तो नहरी बेल्ट हो गया। बाद में ये बीच में आ रही है, ये घग्गर आ रही है, ये रही। और इस साइड का बेल्ट ना, वो मरुस्थली हो गया। अब नहरी बेल्ट में कांप मिट्टी होगी, और यहां पर कौन सी होगी? बोलो, रेतीली बालू, मतलब कच्छारी मिट्टी होगी, क्योंकि नदी है। और ये आपकी रेतीली बालू भूरी मिट्टी, मरुस्थल है। अब इस साइड की जो है ना, इसमें तो होता है बाजरा, बीच घग्गर जाती है, वहां पर होता है चना, और ऊपर होती है सरसों और गेहूं। कहां से पढ़ेंगे ये? अभी अब तो कर लो, मिक्स आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन ना अलग अलग, मतलब तुम खुद शर्म की बात है। इन टीचरों का मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब अब तक यार 7वीं 8वीं की तरह से पढ़ा रहे हैं यार, अब बड़े बड़े प्रोफेसर, झकझोरो इनको। जोर आता है इसमें, नहीं समझे क्या? सबसे बड़ी तरीका होता है, थोड़ा सा पढ़ के आए, थोड़ा सा मैपिंग लिया, बाद में उसको करा, बाद में हाथों नोट्स करा, तो हाथों काम हो जाता है। और अब मैं नहीं करा, तुम्हारे सामने क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं? मिक्स आ रहे हैं। ये लो अगला, अगला देखिए, उदयपुर, ये आपकी नदी आ गई। बोलो, अब ये मिक्स पूछा, बोले अब उदयपुर में सोम और जाखम, उदयपुर का कौन सा हो गया? ये कहता भाई कौन से जिले से क्या संबंध है? तो उदयपुर से सोम, और कौन सी होगी? जाखम। बूंदी से आपकी कौन सी होगी? बोलो, कुराल, और कौन सी? कुराल होगी, ठीक है। और बूंदी कुराल होगी। इधर कौन सा है? भरतपुर,
तो कौन सी बोलो? साबी और रूपारेल, साबी और रूपारेल। और अलवर से कौन सी? गंभीरी और कौन सी? पार्वती। ये आसाबी रूपारेल उसकी होगी। अब आओ, अब ये बताओ, ये कुराल किसकी सहायक नदी है? चंबल की, सही बोला। बताऊं? अब ऐसे नहीं, ये रही चंबल, चलाओ, ये चंबल आई, आ रही है ना चंबल, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर गई, पर गई चित्तौड़गढ़ में प्रवेश। सुनना, मैं 1 मिनट वैसे ही बोल रहा हूं तो। अरे तुम टेस्ट देने आए हो तो अब थोड़ी तुम्हें बच्चों की तरह बताऊंगा। अब आया, ये चंबल प्रवेश कर गई, यहाँ पे कर गई, कहां पर? चित्तौड़ में। सबसे पहले नदी आई ब्राह्मणी, ये रही आ गई। ब्राह्मणी के बाद यहां पर नदी आई कुराल, वहां में यहां पे नदी आई मेज, वहां में यहां पे नदी आई कौन सी? बनास, आई क्या? यहां पर नदी कौन सी आई बोलो? काली सिंध। यहां पर कौन सी आई? पार्वती। कौन सी? पार्वती। अब अथवा तुम समझो इसी को, पार्वती और इनकी सहायक नदियां बताओगे, तब हम क्या कहते हैं कि चंबल का वृक्षाकार अपवाद तंत्र है, ये वृक्ष। अब सुनो, ये ब्राह्मणी नदी कहां से आ रही है? हरिपुरा चित्तौड़ से, हरिपुरा चित्तौड़, हरिपुरा चित्तौड़ से कौन सी आ रही? ब्राह्मणी। और कहां पर आकर मिल गई बोलो? बैसरोडगढ़। और कुराल कहां से आ रही है बोलो? कुराल भी चित्तौड़ से ही है। कुराल कौन सा है? चित्तौड़। चित्तौड़, चित्तौड़ से कुराल पर्टिकुलर नाम है। और ये बूंदी और चित्तौड़ की सीमा पर आकर किसमें मिलती है? इसमें। मेज कहां से आ रही है? भीलवाड़ा से। कहां से? भीलवाड़ा। और ये कहां से, कहां पर आकर मिलती है? अरे मेज कहां से आकर मिलती है? बूंदी, बूंदी का है ना ऐसी लाखेरी। बोलो। तो दोस्तों अब तुम पढ़ चुके, ये बताऊं कहां से आ रही है? कुराल। ये उसका बिजराल उनसे गांव से आ रही, चित्तौड़ से। ये लो, ये आ गया। ये टोटल टॉपिक आप मिला सकते हो। अब सारी नदियों का चैनल बना सकते हो। अब मैं तुम्हें ऐसे कहना चाह रहा हूं कि अब एक भी क्वेश्चन है ना, ये सारे ना आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिक्स होकर ही पूछ रहा है। अगर अलग अलग पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। जयपुर दौसा टोंक का पर्यटक प्रतिशत ढूंढाड़ में हो गया। भाई पर्यटन सर्किट टोटल कितने? 10। अब 10 में ढूंढाड़ में आपका जयपुर दौसा टोंक वाला बेल्ट हो गया। अगला यह कौन सा? 23.5 डिग्री अक्षांश डूंगरपुर के मध्य और बांसवाड़ा के दक्षिण। राजस्थान से होकर 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का क्या है? अंतर। तो सही है क्या? ऊपर वाला क्या है? 23.5 कर्क रेखा डूंगरपुर के मध्य में नहीं है, बांसवाड़ा। उल्टा होगा ये, उल्टा बोल सकते हैं, समझ गए? तो ये टोटल आपको, तो इनको पढ़ो, चीजें समझो। कोई भी तरीका पढ़ने का, देखो तुम कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हो, और सुनिए, अगर पहले कोई चीज को पढ़ाना तो उसको गुणो भी। गुणना नहीं होता कि कोई चीज खाई तो पचाओ भी, कहते हो भाई खाना खा के घूमना चाहिए। वैसे तो ज्ञान लेकर के क्या उसको रिविजन एंड उसका क्या कोरिलेशन करना जरूरी है। यही कमी है और कुछ नहीं है। अब अपन खुद आप एक, तुम्हें ऐसे मतलब रियली लगेगा, रियली बोल रहा हूं, शर्म आएगी कि आप 7वीं क्लास की तरह पढ़ते हो। रियली आप सोचो, तब भी इनको 2-2 साल लग रहे हैं। ऐसे क्या बोलता है भाई, मास्टर से बता दिया, फिर आप खुद लिखते हो ये नदी यहां से निकलती है, कैसे? खाली 4 भाषा बोल करके 1 घंटा बोल। चीजों को थोड़ा समझना जरूरी है। अब ये क्या कर रहा है, अभी ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस टाइप के आ रहे हैं कि आपको ओवरऑल नॉलेज है ना तो ही पास हो सकता है, इसलिए वो खरपतवार साफ हो रही है। बात समझ गए? कारण मैंने पहले भी एक वर्ड बताया था, बहुत बढ़िया शब्द यूज किया था, कि टीचर एक दाई की तरह है। दाई नहीं होती कि दाई, दाई माँ, तो वो
बच्चे को पैदा नहीं करती, बल्कि बच्चे को पैदा करने में क्या करती है? सहयोग। भाई दाई बच्चे को पैदा करने में क्या करती है? सहयोग। वो छोटा सा बताऊंगा। बच्चे को वो पैदा करने में सहयोग करती है कौन? दाई। पैदा नहीं करती। तो टीचर ना ज्ञान को पैदा नहीं करता, ज्ञान को बाहर निकालने में क्या करता है? सहयोग। पहला, हर व्यक्ति में ज्ञान पहले से ही क्या है? मौजूद है। उसको निकालने का तरीका कौन बताता है? टीचर। तो टीचर की प्लेटो ने कभी किससे तुलना की है? दाई से। अब दाई दो प्रकार की है, एक परंपरागत और ट्रेडिशनल। जो अपने अप्रशिक्षित काम से बच्चे को जन्माएगी तो वो कुछ न कुछ कमी छोड़ देगी, तो वो बच्चा जिंदगी में दुख पाएगा। अब जो टेक्निकल दाई नहीं आ रही है, मॉडर्न, वो बच्चे को सही जन्माएगी तो जीवन भर बच्चा हष्ट पुष्ट रहेगा। तो तुम्हारी दाई कमजोर है। दाई कमजोर समझ गए? परंपरागत टीचर जिसने कमी छोड़ दी, अब कमी छोड़ दी तो उसमें प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, अब इस दाई में फर्क पड़ता है। बाद में इन्फेक्शन के बाद कुछ नहीं होता। ये तभी कहा गया, ये रीट्वीट इसलिए तो करिए कि टीचर है, सुन लो। तब उसने कहा प्राइमरी टीचर अगर मजबूत हो ना तो पूरा देश बदल सकता है, क्योंकि वो चीजें बेस जाती नहीं, वही चीज बेस रहता है। और मैं हकीकत इससे बड़ी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, आपको बता दी। अब वो क्या होता है कि शुरू में ना जितना बच्चा अपने टीचर से प्रभावित होता है, उतना बाद में तो उसके 50 टीचर हो जाते हैं। किस किस से प्रभावित होगा वो? शुरू में आपको पता है माँ बाप भी है ना, वो ये कहता है कि इसको खाने के लिए भी आप ही कहो, हमारी नहीं मानेगा, आपकी मानेगा ये। बाद में तो आपके 50 टीचर हो जाते हैं। क्या समझते हो तुम? अब सब्जेक्ट वाले की तरफ जाओगे, सब्जेक्ट क्यों जाओगे? मेरी तरफ आओगे, मेरी तरफ बाद में तीसरा कोई और आएगा तो उसकी तरफ। माना समझ गए? बाद में तो 4 टीचर होते हैं, इसलिए प्राइमरी टीचर ही तो हमारा कमजोर है। और वो बेस हमारा कमजोर रहने से ना खेल खत्म हो गया। आया समझ में मेरी बात? समझ गए क्या? दाई वाली बात बता रहा हूं। वो हकीकत है, जब बच्चा जिंदगी में दुख पाता है, अप्रशिक्षित दाई डिलीवरी करा देती। वो कोई न कोई कमी छोड़ी तो कोई के लकवा गया, कोई के पैर खराब हो गया, कोई के तो पढ़ाई के लकवा गया। अभी भी नहीं बदल, क्योंकि अब बदल कैसे ले? अब तो बेस बन गया वो तो। अब बदलने के लिए सब कुछ साफ करना पड़ता है। अब साफ करने की मतारात में होती नहीं कि मैं करूं। ठीक है, तो चीजें देखो, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हारे को 1000 बार एक चीज बोली है कि मैं तुम्हारे अंदर से ही हूं। और मैं तो मेरा रिकॉर्ड अब की बार लाऊंगा। कई लोग मेरे पास शंका करते हैं कि ये डिग्रियों को गलत ऐसे ही बताता है। मैं अब की बार पहले प्रदर्शन करूंगा तुम्हारे पास। डिग्री नहीं, क्या कौन सी 3rd ग्रेड, 3rd डिवीजन, सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट्री, ये सारी बोर्ड पे दिखाऊंगा तुम्हारे एरी। मेरे को प्राउड इस चीज का होता है कि यार मैं इतना, कोई लोग तो उम्र काम में तो सप्लीमेंट्री। समझ गए? कोई तो कहता मैं हार्वर्ड में पढ़ा, मैं फॉरवर्ड में पढ़ा। अब मैं कहता हूं हम तो किसी में नहीं पढ़े। प्राइमरी दाई का मतलब, मैं प्राइमरी दाई मेरा ताऊ था। वो मेरे शुरू से ही क्या है कि बात कंप्लीट करी उसने। उन्होंने क्या है कि जिंदगी में ना मतलब हर चीज क्लियर कर गया। मैं भाई जी पागल हो गया उस आदमी में। अब याद करता हूं ना, मैं तो ऐसे लगता है मेरे को कि वो 5-4 साल और जी जाता तो मेरा बहुत कुछ हो जाता। अब तो और ही मिस करता हूं उसको। मतलब मैं विचार देखता हूं तो मेरे को बड़े बड़े लोगों के ऐसे लगता है कि और क्या आदमी था, मतलब क्या होता है। और वो भी बाप हो जाए, आपका फ्रेंड हो जाए तो क्या हो। जिसके ज्ञान का नॉलेज है ना उसका चरम पर हो। बंद कर, बंद कर, बंद। तो ये क्या है? तुम जब, मैं से नहीं